हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो रिवाइज करवाने वाला हूं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस पे। और सारे बच्चों को पता है कि ये बहुत लेंदी एएस था और हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने आपको जो 8-10 लेक्चर्स में पढ़ाया उसे मैं 1-1.5 घंटे में समेट दूं। मैंने समझाना कुछ नहीं बेटे, मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कराने हैं। मैंने ये नोट्स जो स्क्रीन पे लगा रखे हैं, ये वही नोट्स हैं जो आपने क्लास में कॉपी में लिखे हुए हैं। ये आपके क्लास नोट्स हैं। तो आप अपनी कॉपी खोलो, इधर से मैं पन्ने पलटता हूँ, उधर से आप पलटना, इधर से मैं बोलूंगा, इधर से आप चेक करते हैं ना, हाँ सर ने ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था। आपका सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बेटे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और सारे बच्चों को पता है कि हमने पार्ट वन मतलब वीडियो 1 लेक्चर 1 मैंने स्टार्टिंग में AS11 की कवरेज बताई थी आपको। कॉपी खोलो, चेक करो। मैंने इस कवरेज में आपको बोला था कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के 4 टुकड़े कर रहा हूं। मैंने AS11 के 4 यूनिट्स बना दिए थे। यूनिट नंबर 1, पहले यूनिट में मैंने सिर्फ आपके साथ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की बात की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। फिर दूसरे यूनिट में मैंने आपके साथ बात की थी फॉरेन करेंसी लोन्स की, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, चाहे आपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के लिए लिया हो और चाहे एसेट्स एक्वायर करने के लिए लिया हो। फिर हम तीसरे यूनिट में चले गए थे जो था हेज कॉन्ट्रैक्ट्स पे, नॉन स्पेकुलेटिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूं। और चौथा था फॉरेन ऑपरेशन, जिसमें हमने ब्रांच की बात की थी, फॉरेन ब्रांच। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 को हमने इन 4 हिस्सों में पढ़ा था बेटे। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, फॉरेन करेंसी लोन्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेन ऑपरेशन। तो यूनिट वाइज अंडरस्टैंडिंग, यूनिट वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सिस्टमेटिकली करवाए थे सारे मैंने। और मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बात बताई थी कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्यों पढ़ रहे हैं। एक ब्रीफ आउट दिया था आपको कि अगर कोई कंपनी इंडिया में है तो वो इंडियन एएस फॉलो करेगी, तो फॉरेन करेंसी क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो उसका मैंने आपको रीजन बताया था कि हम बैठे तो इंडिया में हैं, लेकिन हम बिजनेस कर रहे हैं फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ। चाइना से गुड्स हमने इंपोर्ट कर लिए, अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिए। जब चाइना से गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो आपको पेमेंट चाइना भेजनी पड़ेगी, तो वो अपनी करेंसी में पैसे मांगेंगे। आपके पास तो रुपीज हैं, उनको पेमेंट चाहिए अपनी आरएमबी में। आपने यूएस डॉलर में आपने एक्सपोर्ट किया, आपको एक्सपोर्ट का पैसा मिलेगा तो वो आपको डॉलर्स देंगे, फिर आप उसे इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट करोगे, कन्वर्ट कराओगे। तो जब आप विदेशों में बैठे हुए लोगों के साथ कारोबार करते हैं, चाहे सेल हो, चाहे परचेज हो, चाहे फॉरेन करेंसी में कोई लोन ले लिया आपने, तो फॉरेन करेंसी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है बेटे। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में बैठे हुए आप फॉरेन करेंसी को अपनी बुक्स में कैसे डील करेंगे। ये मैंने इतनी आसानी से नहीं बताया था जितना मैं बोल गया 5 मिनट के अंदर। जब हम क्लास में कोई एएस स्टार्ट करते हैं तो मैं कम से कम 35 मिनट उसका आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, 35 से 40 मिनट में। तो यहाँ तो मैंने फटाफट बोल दिया ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि रिविजनरी क्लास है। मेन क्लास आपके पास है, डिटेल में पढ़ना हो वहां जाके देखो। तो मैंने आपको AS11 का जो ऑब्जेक्टिव समझा के यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था बेटे। सबसे पहले हमने इस पे काम शुरू किया था। पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फिर लोन, फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर फॉरेन ऑपरेशन। ये सिस्टमेटिकली आपको मैंने 4 चीजें बताई थी। तो फिर हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था बेटे। ये देखो, ये हमारा फर्स्ट यूनिट था। कॉपी आपके पास है, आप चेक कर सकते हैं। ये वही नोट्स हैं जो आपकी क्लास में लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैंने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की थी। इंपोर्ट का मतलब फॉरेन कंट्री से माल खरीदना, एक्सपोर्ट का मतलब फॉरेन कंट्री को माल बेचना। है तो सेल परचेज ही, नाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है क्योंकि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो गई है। तो फिर मैंने क्लास में बोला था कि आपको तो कुछ पता ही नहीं, अभी आप तो जीरो पे खड़े हैं, मैं सीधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करा दूं। तो मैंने आपका कुछ बेस बनाया था, स्टार्टिंग में आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी और 3 डेफिनेशंस पे मैंने काम किया था। पहली डेफिनेशन थी मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, दूसरी डेफिनेशन थी मॉनेटरी आइटम और तीसरी डेफिनेशन थी नॉन मॉनेटरी आइटम। मैंने बोला था कि अगर आप AS11 को शुरू करना चाहते हैं तो 3 डेफिनेशन पे काम कर लो। और मैंने सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट कराया था डेफिनेशंस के अंदर। बिना डेफिनेशंस के आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, क्योंकि बेसिक तो था ही नहीं हमारे पास। बच्चा फाउंडेशन से इंटर में आया, इंटर में उसको कुछ पता ही नहीं, वो तो जीरो पे खड़ा है। तो हम तो कोई भी चीज एडवांस में पढ़ते ही नहीं, जीरो से शुरू करते हैं। तो एक्सचेंज रेट का मतलब मैंने आपको क्लास में समझाया था, $1 का रेट, £1 का रेट, €1 का रेट आपका एक्सचेंज रेट है। $1 90 रुपए का,
1 पाउंड 110 रुपए का, 1 यूरो 95 रुपए का। आप जितने रुपए में फॉरेन करेंसी का एक यूनिट इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी का एक यूनिट जितने रुपए में आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपका एक्सचेंज रेट है। देखो ना, अमेरिकन डॉलर 90 रुपए, पाउंड 110 रुपए, यूरो कितने टाइम्स हो गया, ये हमसे 100 गुना लोग अमीर हैं। 100 टाइम्स का मतलब हमारा 100 रुपए, उनका 1 रुपया, एक बराबर है। तो ये एक्सचेंज रेट है आपका। अगर आपको डॉलर चाहिए तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, आपको 1 पाउंड चाहिए तो आपको 110 रुपए देने पड़ेंगे। ये आपका एक्सचेंज रेट है। जिस पॉइंट पे आप दो करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हो तो वो आपका एक्सचेंज रेट है। और इसमें आपको एक यूनिट फॉरेन करेंसी का देखना होता है, क्योंकि फॉरेन करेंसी आपकी मजबूत है। हमेशा स्ट्रॉन्ग करेंसी का एक यूनिट लेते हैं। तो जैसे ही मैं बोलता हूं तो बच्चा सोचता है अरे सर कहीं ना कहीं तो हम भी मजबूत होंगे। तो हम क्लास में वैसे मजाक कर लेते हैं कि हमारा 1 रुपया और पाकिस्तान के 3 रुपए एक बराबर है। तो वो हमें देखते होंगे जैसे हम यूएसडी को देखते हैं, वो हमारा इंडियन रुपी देखते होंगे। बड़ी खुशी होती है ना। हम उनसे 3 गुना स्ट्रांग हैं। मैं कहता हूं उनसे हमें 300 गुना स्ट्रांग होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको एक्सचेंज रेट के टाइप्स बताए थे कि इसके 4 तरह के रेट होते हैं। एक होता है ओपनिंग रेट। पहले मैं आपको डेफिनेशन चेक कराऊं बेटे। एन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी। 1 यूएसडी, 1 पाउंड, 1 यूरो, ये सारे रेट आपके क्या है, एक्सचेंज रेट्स हैं। फिर मैंने आपको इसके टाइप्स बताए थे। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं। फिर मैंने इसके टाइप्स बताए थे। क्या टाइप्स थे? ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एक्चुअल रेट, एवरेज रेट। ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरेज, एक्चुअल, 4 रेट बताए थे। ओपनिंग का मतलब याद है? ओपनिंग का मतलब था 1 अप्रैल का रेट, साल के पहले दिन का रेट। रेट कौन बताता है? आरबीआई। आरबीआई की वेबसाइट पे जाओ, एक्सचेंज रेट मिलेंगे आपको। आरबीआई बैंक्स को बताता है, बैंक्स आगे कस्टमर को बताते हैं। 1 अप्रैल का रेट, साल के पहले दिन का रेट, आपका ओपनिंग रेट है। 31 मार्च का रेट, साल के आखिरी दिन का रेट, आपका क्लोजिंग रेट है। और डेली रेट, आरबीआई डेली एक रेट अनाउंस करता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो आपका डेली रेट है। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल रेट, इसको हम बोलते हैं स्पॉट रेट, हम इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन रेट, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो आप डे वाइज ही करते हो ना। अब मैंने फॉरेन करेंसी में डील करना है 14 अगस्त को, 14th ऑफ अगस्त को, तो 14th ऑफ अगस्त का जो रेट होगा वो एक्चुअल रेट होगा। मैंने ट्रांजैक्शन किया 1 ऑफ फरवरी को, तो 1 ऑफ फरवरी को जो रेट होगा, डेली रेट चेंज होते हैं। मुझे फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करना है 30 जून को, तो 30 जून को मेरे को फॉरेन करेंसी चाहिए, तो उस दिन का रेट। डेली रेट, एक्चुअल रेट, स्पॉट रेट, ट्रांजैक्शन रेट, एक ही बात होती है। और एक होता है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? 365 रेट का टोटल ले लो, डेली रेट है तो 365 रेट्स को एग्रीगेट कर लो और 365 से डिवाइड कर लो, आपका एवरेज आ जाएगा। इसको बोलते हैं ड्यूरिंग द पीरियड। एवरेज 1 साल की निकालनी है तो 365 रेट के टोटल को 365 से डिवाइड कर लो। एवरेज आपको मंथली चाहिए तो मंथ अप्रैल है तो 30 दिन के रेट्स का टोटल मार के 30 से डिवाइड कर लो। क्वार्टरली चाहिए तो 3 महीने का टोटल मार के 90 से डिवाइड कर लो। तो आपको देखना पड़ता है कि एवरेज कौन सी चाहिए आपको। ये 4 तरह के रेट्स होते हैं आपके। ओपनिंग 1 अप्रैल, क्लोजिंग 31 मार्च, एक्चुअल, डेली रेट, एवरेज 365 रेट्स का टोटल डिवाइडेड बाय 365, ये पूरे साल की एवरेज आ जाती है। और मैंने आपको यही बोल दिया था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर अगर आप फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अगर आपके पास फॉरेन ब्रांच नहीं है, तो आपको एक तो डेली रेट को यूज करने को मिलेगा, एक 31 मार्च का क्लोजिंग रेट यूज करने को मिलेगा। ये जो ओपनिंग रेट है और जो एवरेज रेट है, ये सिर्फ फॉरेन ब्रांच में यूज होते हैं। और अगर आप फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप सिंपली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, या कोई लोन की अकाउंटिंग कर रहे हैं, या कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ 2 ही रेट काम आएंगे आपके, एक तो डेली रेट, स्पॉट रेट, एक्चुअल रेट, ट्रांजैक्शन रेट जिसको हम बोलते हैं। या तो आपका एक्चुअल रेट आपके काम आएगा या क्लोजिंग रेट आपके काम आएगा। ओपनिंग रेट और एवरेज रेट ब्रांच में काम आते हैं और कहीं काम नहीं आते। और ओपनिंग रेट भी ओपनिंग स्टॉक पे, और आपका जो एवरेज रेट है ये इनकम एक्सपेंसेस पे काम आता है। आपको सर ये यहाँ पे क्लिक होना चाहिए कि जिंदल सर क्या बोल रहे हैं,
क्योंकि सब आपने पढ़ा हुआ है, मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ जी। फॉरेन करेंसी का एक यूनिट जितने रुपीज में आप कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज योर एक्सचेंज रेट। 4 तरह का होता है सर, ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरेज, एक्चुअल। और शायद आपको नॉलेज वाली मेरी बात एक और याद हो, अगर आपको मेरी बात याद हो तो मैंने आपको 2 रेट बताए थे, बाइंग रेट, सेलिंग रेट। यहां पे हम बात कर रहे हैं 4 रेट्स की, पर ये 4 नहीं होते सर, ये 8 होते हैं। एसेट्स के लिए 4 अलग होते हैं, लाइबिलिटीज के लिए 4 अलग होते हैं। क्यों? लाइबिलिटीज के लिए बाइंग रेट लगता है और एसेट्स के लिए सेलिंग रेट लगता है। मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी। आप बैंक के पास जाओगे, आप बैंक को बोलोगे हमने जी अमेरिका से इंपोर्ट किया है, हमने गुड्स खरीदे हैं, हमें पेमेंट करनी है, हमें डॉलर चाहिए। तो जब आप बैंक से डॉलर मांगोगे, क्योंकि आपने अपनी लाइबिलिटीज चुकानी है, क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, तो बैंक आपको बाइंग रेट पे देगा, क्योंकि आप डॉलर खरीदने गए हैं। बाइंग रेट महंगा होगा। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, सेल की है, आपको कलेक्शन मिलेगा, आपके पास डॉलर आ गए, बैंक के पास गए, ये जी डॉलर है हमारे पास, इंडिया में कन्वर्ट कर दो, तो आप डॉलर बेचने जा रहे हो, तो ये सेलिंग रेट पे चलेगा। तो बाइंग रेट, सेलिंग रेट दोनों इंडिया में अलग अलग होते हैं। बाइंग रेट महंगा है, सेलिंग रेट सस्ता होता है। तो लाइबिलिटीज के लिए 4 बाइंग रेट होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरेज, एक्चुअल। एसेट्स के लिए 4 सेलिंग रेट्स होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरेज, एक्चुअल। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने 4 ही पढ़े थे। हमने एक बार मान लिया था कि ये दोनों सेम होते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने आपको पूरी बात समझाई थी। आप ऐसा करो ना, आप घूमने जाओ लंदन, आपको पाउंड चाहिए, आप बैंक के पास जाओगे जी पाउंड दे दो, तो बैंक आपको देगा 110 रुपए का पाउंड। 10,000 पाउंड ले लिया आपने, वहां घूम आए, 8,000 खर्च हो गए, 2,000 पाउंड बच गए। वही पाउंड उसी बैंक को जब वापस करने जाओगे, कहेगा मैं तो 108 दूंगा। तभी तो बैंक प्रॉफिट कमाता है। उनका बाइंग रेट हमेशा हाई होता है और सेलिंग रेट हमेशा लो होता है। वो प्रैक्टिकल बात है सर। एएस में हमें कोई पंगा नहीं डाला, हमने बोला जी दोनों सेम होते हैं। तो आपको कभी भी पूरे चैप्टर के अंदर हमने बाइंग सेलिंग में उलझाया नहीं। एसेट्स का रेट हो, लाइबिलिटीज का रेट हो, सेम ही दे रखा होता है आपको क्वेश्चन के अंदर। फॉरेन ब्रांच किया हुआ है आपने, अकाउंटिंग की हुई है, कभी पंगा हमने डाला नहीं। ये पूरी कहानी मैंने आपको क्लास में समझाई थी बेटे, मैंने आपको रिवाइज करा दी है। ये हमारी पहली डेफिनेशन थी, मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट। लेकिन प्रैक्टिकली 2 ही रेट काम आते हैं, डेली रेट, क्लोजिंग रेट। चलो जी, फिर इसके बाद हमने दूसरी डेफिनेशन पे काम किया था, अगर आपको याद हो तो। ये तो इनके मतलब आ गए, ओपनिंग का, क्लोजिंग का, एवरेज का मतलब समझा दिए मैंने आपको सारे। दूसरी डेफिनेशन क्या थी? एक तो डेफिनेशन थी मॉनेटरी आइटम की और तीसरी डेफिनेशन थी नॉन मॉनेटरी आइटम की। और मैंने क्लास में आपको बताया था कि अगर कोई भी स्टूडेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का सही एप्लीकेशन करना चाहता है तो उसे मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर ये डिफरेंशिएट आपको करने नहीं आते तो आपका एप्लीकेशन हमेशा गलत होगा। बच्चे को पता होना चाहिए मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में क्या फर्क है। एक सिंगल बात बताई थी मैंने, अगर आप किसी भी आइटम को मॉनेटरी आइटम बोलना चाहते हैं तो इसके पीछे का लॉजिक था, फॉरेन करेंसी में आने वाला पैसा, फॉरेन करेंसी में जाने वाला पैसा फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड पेबल, फिक्स्ड रिसीवेबल इन फॉरेन करेंसी अगर आपकी नॉलेज में है तो वो आपका मॉनेटरी आइटम है। अगर आपको पता है फॉरेन करेंसी में कितने पैसे आएंगे, फॉरेन करेंसी में कितने पैसे जाएंगे, फिक्स्ड है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में पता है कि कितने आने कितने जाने, तो वो आपका मॉनेटरी आइटम है। और अगर आपको ये नहीं पता कि कितने आएंगे और कितने जाएंगे, अमाउंट फिक्स नहीं हुई, वो आपका नॉन मॉनेटरी आइटम है। फिक्स्ड है फॉरेन करेंसी में तो मॉनेटरी, नॉन फिक्स्ड है फॉरेन करेंसी में तो नॉन मॉनेटरी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं सर एग्जांपल दो, एग्जांपल से बात समझ में आती है। तो एग्जांपल में क्या था, इसमें फॉरेन करेंसी डेटर्स, आपने एक्सपोर्ट किया, डेटर बना लिए। फॉरेन करेंसी क्रेडिटर, इंपोर्ट किया, क्रेडिटर बना लिया। तो क्या आपको पता नहीं डेटर से कितने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर को कितने देने हैं। फॉरेन करेंसी लोन, जितना लोन आपने लिया है उतना वापस करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल नेचर की, आपको पता है एक टाइम के बाद पैसे वापस करने हैं आपने, और कितने करने हैं, या तो एट पार रिडीम करोगे या प्रीमियम पे रिडीम करोगे। डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स, बीआर, बीपी, पीएससी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
जब आपको पता होता है कि सामने वाले को कितने पैसे देने हैं और कितने लेने हैं फॉरेन करेंसी में, तो वो मॉनेटरी आइटम है। लेकिन जब हम नॉन फिक्स्ड की बात करते हैं तो इसमें आती है इन्वेंट्रीज। जब बेचेंगे तब पता लगेगा। आपके फिक्स्ड एसेट्स, अभी तो मैं यूज कर रहा हूं, बेचूंगा तब पता लगेगा। मेरे पास एक कार है, मुझे क्या पता कितने में बिकेगी, मैं तो यूज कर रहा हूं, नॉन फिक्स्ड है। कार है, प्लांट है, बिल्डिंग है, आपके इन्वेंट्रीज हैं, जिन एसेट्स का हमें प्राइस नहीं पता, बेचने पे पता लगेगा। अभी बेचे नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। पहला एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, टेंजिबल को पीपीई बोल देते हैं। दूसरा इन्वेंट्रीज। तीसरा इन्वेस्टमेंट्स, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जब बेचेंगे तब पता लगेगा। जब बेचेंगे उस दिन के प्राइस पे पैसे मिलेंगे, आज थोड़ा ना मिलेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल इरिडीमेबल होती है, आपने इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा वापस करना नहीं होता। रिजर्व एंड सरप्लस, जहां पे पैसे का अमाउंट फिक्स नहीं है, आपको पता ही नहीं कितना आना है कितना जाना है, बाद में फिक्स होगा। तो ये पूरी हिस्ट्री, पूरे आपको एग्जांपल्स, पूरी बात बता रखी है बेटे। डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स, बीआर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पीएससी, सब मॉनिटरी है, क्योंकि इनका आना और जाना आपको अमाउंट में पता है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका आपका। लेकिन आपके एफए, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, ईएससी, रिजर्व, सब नॉन मॉनिटरी हैं। और मैंने क्लास में बताया था कि ये डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग रूल्स दोनों के अलग अलग हैं। अगर आपको आइटम्स का डिफरेंस नहीं पता तो सही अकाउंटिंग आप कैसे करोगे, इनके रूल अलग हैं, इनके रूल अलग हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको बताया था बेटे। ये देखो ना, ये आपके मॉनेटरी आइटम्स हैं। फिक्स्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कलेक्शन एंड पेमेंट, फिक्स होने चाहिए। डेटर, क्रेडिटर, लोन, बैंक बैलेंस, करेंसी, कैपिटल, सब आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं। फिर आपका नॉन मॉनेटरी, ये फिक्स नहीं होते, विच आर नॉट फिक्स्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कलेक्शन एंड पेमेंट। इसके एग्जांपल्स में क्या लिखवाया था आपको, ये देखो आप, पीपी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ईएससी, ये सारी चीजें। और फिर हमारे पास पहला लेक्चर खत्म हो गया था, क्योंकि पार्ट नंबर 2 आ गया। पार्ट नंबर 2 का मतलब लेक्चर नंबर 2, यानी एक लेक्चर के अंदर सिर्फ मैंने आपको 3 डेफिनेशन कराए। एक वीडियो में सिर्फ 3 डेफिनेशन डिस्कस हुए थे। फिर दूसरा लेक्चर आ गया था, और दूसरे लेक्चर में हमने अकाउंटिंग पार्ट शुरू किया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। आपको याद है ना, एएस के 4 हिस्से हैं। पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा लोन, तीसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, चौथा फॉरेन ऑपरेशन। और जो पहला पार्ट है, ट्रांजैक्शन में 2 ही चीजें बताई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब फॉरेन कंट्री से माल खरीदना, एक्सपोर्ट का मतलब फॉरेन कंट्री में माल बेचना। इसकी अकाउंटिंग आपको समझाई थी। तो इसकी अकाउंटिंग के बेटे दो तरीके थे। इसकी अकाउंटिंग के 2 केस बनते हैं। जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे, इसके 2 केस बनते हैं। पहला केस सेटलमेंट इन सेम ईयर, और दूसरा केस सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर। सेम ईयर, नेक्स्ट ईयर का मतलब, मान लो 1/4 से 31 मार्च तक आपका एक फाइनेंशियल ईयर है। आपने जून में ट्रांजैक्शन की और अगस्त में सेटल कर दी, नहीं समझे। आपने जून में एक्सपोर्ट किया और अगस्त में कलेक्शन आ गया। इसी साल सेल, इसी साल कलेक्शन, कहानी खत्म। बैलेंस शीट डेट को कोई बैलेंस बचा ही नहीं। आपने जून में इंपोर्ट किया और अगस्त में आपने पेमेंट कर दी। इसी साल परचेज, इसी साल पेमेंट। बैलेंस शीट तक जाते जाते ना कोई डेटर है ना कोई क्रेडिटर है। इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट इन सेम ईयर। तो बैलेंस शीट का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं, और 2 ही स्टेप्स होते हैं, सेल, कलेक्शन, परचेज, पेमेंट। 2 स्टेप्स में कहानी खत्म। लेकिन जब हम नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में आपको यह सिनेरियो मैंने आपको समझाया था कि जी हमने फेब के अंदर किया एक्सपोर्ट, बैलेंस शीट निकल गई। फिर आ गया मई, मई में हुआ आपको कलेक्शन। तो आपका जैसे मई में कलेक्शन होगा, तो जो मई है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला गया, बीच में बैलेंस शीट डेट आ गई। तो जब आपने फरवरी में एक्सपोर्ट किया तो 31 मार्च को तो पैसा आया नहीं, तो बैलेंस शीट में आपको फॉरेन करेंसी डेटर्स दिखेंगे, क्योंकि कलेक्शन आया मई में नेक्स्ट ईयर। तो इसमें 3 स्टेप्स होंगे, पहले सेल रिकॉर्ड होगी, फिर बैलेंस शीट रिकॉर्ड होगी, फिर सेटलमेंट रिकॉर्ड होगा। सेम ईयर में 2 स्टेप्स होते हैं और नेक्स्ट ईयर में 3 स्टेप्स होते हैं, क्योंकि बीच में बैलेंस शीट आ जाती है। आपको ये पूरी बात बताई थी। ये आपको सेम ईयर
और नेक्स्ट ईयर के 2 फंडे बताए थे। फिर मैंने कोई फालतू बात नहीं की थी, सीधा एग्जाम्पल से शुरू किया था। ये देखो, मैंने सीधा एग्जाम्पल से शुरू किया था। ये आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं ये सारे एग्जाम्पल आपको गो थ्रू कर देता हूं बेटे। ये देखो, सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब सेल करना। कब सेल हुई है? 27 जुलाई को। पैसे कब आ गए? 27 अगस्त को, 1 महीने बाद। इसी साल सेल, इसी साल कलेक्शन, कहानी खत्म। बताओ जरा कितने डॉलर्स की आपकी ट्रांजैक्शन हुई थी? 10,000। जिस दिन आपने सेल की थी उस दिन 88 रुपए का रेट था, और जिस दिन कलेक्शन आया उस दिन 87.5 रुपए का रेट है। और मैंने आपको सेम ईयर में 2 स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप इनिशियल रिकॉग्निशन। पहला स्टेप जब हम पहली बार एंट्री पास करते हैं तो मैंने आपको बोला था एक्चुअल रेट पे पास कर दो। अगर आपने 27 जुलाई को एक्सपोर्ट किया है तो 27 जुलाई को जो रेट होगा उस पर आप एंट्री पास करके सेल रिकॉर्ड कर लो। तो मैंने एक एंट्री पास करा दी थी, फॉरेन करेंसी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी सेल्स। 10,000 डॉलर है जी, 88 रुपए का रेट है, आपने 8,80,000 रुपए लेने हैं। आज की सेल आज के रेट पे, तो 27 जुलाई को एक एंट्री पास कर दो। फिर दूसरा स्टेप आ गया था सेटलमेंट। सेटलमेंट हुई है 27 अगस्त को, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आ गया। एक्चुअल रेट जिस दिन आप सेटलमेंट करेंगे उस दिन के रेट पे कर लो। तो उस दिन का रेट क्या है? 87.5। तो मैं पैसे लेने गया, तो मैंने एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं अपने 10,000 डॉलर बैंक के पास लेके गया, बैंक कहता जी 87.5 रुपए, मेरे को तो 875 ही मिले हैं। पर मैंने लेने कितने थे? मैंने लेने थे 880। मैंने सेल की थी 880 पे, मिल रहे हैं मेरे को 875, 5,000 रुपए कम मिल रहे हैं क्योंकि रेट कम हो गया। तो ये जो 5,000 है ये क्या है? ये आपका एक्सचेंज लॉस है, और इसको उठा के P&L में मारेंगे हम। कलेक्शन ज्यादा आ जाएगा तो गेन है, कम आएगा तो लॉस है। वो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, मार्केट में चलता रहता है। 10,000 डॉलर ही मिले आपको, 10,000 डॉलर ही लेने थे आपने। ये जो फ्लक्चुएशन आया ये रेट में आया 88 रुपए के 87.5, 50 पैसे कम मिले आपको। तो ये एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, P&L में डाल देते हैं। डॉलर चेंज नहीं हुए, डॉलर का रेट चेंज हो गया। सिंपल अकाउंटिंग है बेटे। पहला स्टेप इनिशियल, एक्चुअल रेट पे। दूसरा स्टेप सेटलमेंट, वो भी एक्चुअल रेट पे। बस आपने करना क्या है, जिस दिन आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन के रेट पे चलना है। आपका सारा काम डेली रेट पे चलता है, एक्चुअल रेट पे चलता है। चाहे तो ये एग्जांपल एक्सपोर्ट का है, एक्सपोर्ट का तो सेल की एंट्री डाल दी। अगर ये एग्जांपल इंपोर्ट का बन जाएगा तो परचेज की एंट्री हो जाएगी। सेल में डेटर आ जाते हैं, इंपोर्ट में आपके क्रेडिटर आ जाते हैं, क्या दिक्कत है? ये पहला एग्जांपल था आपका। ये देखो आपको एंट्रीज मिलेंगी। 880 की सेल हो गई, 875 का कलेक्शन हो गया, 5,000 का लॉस हो गया, इसको P&L में डाल दिया। फिर दूसरा एग्जांपल आ गया, कहते जी आप ये बताओ, एग्जांपल वही है, वही पिछला एग्जांपल लिया हमने, एंट्री पास करो। अगर सेटलमेंट के टाइम पे रेट 88.8 हो गया, तो अगर 88.8 होगा, 10,000 डॉलर है तो 8,88,000 मिलेंगे। तो 880 लेने हैं, 888 मिलेंगे तो 8,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या एंट्री पास हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 888। आपने लेने कितने थे डेटर से? आपने लेने 880। रेट बढ़ गया, पैसे फालतू आ गए, तो इसको एक्सचेंज गेन मान के हमने इसको P&L में डाल दिया था। रेट कम हो जाएगा तो लॉस है, रेट बढ़ेगा तो आपका फायदा है, क्योंकि एक्सपोर्ट का केस है, कलेक्शन फ्लक्चुएट होता है आपका। डॉलर में फर्क नहीं आ रहा, रेट में फ्लक्चुएशन आ रहा है। ये देखो आप आंसर में, पहले एग्जांपल में लॉस चेक कराया, दूसरे में गेन चेक कराया। अरे भाई साहब कहां गया? ये देखो 888, 888 और उसको उठा के हमने P&L में डाल दिया। रेट फ्लक्चुएशन होने से आपके सेटलमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है, कलेक्शन के ऊपर फर्क पड़ता है। फिर हम तीसरे एग्जांपल में आ गए। बताओ इसका एग्जांपल क्या था? इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब परचेज। परचेज की क्या एंट्री पास होती है? परचेज टू क्रेडिटर। बस ये फॉरेन करेंसी में है। बताओ जरा माल कब खरीदा? 27 फरवरी को खरीदा। पेमेंट कब हो गई? 22 मार्च को। 31 मार्च से पहले पहले ही सेटलमेंट हो गई, सेम ईयर। बैलेंस शीट डेट को कोई बैलेंस ही नहीं है। क्या रेट था जी? 82। जब पेमेंट करने गए तो 83। 82 का रेट 83 हो गया। इंपोर्ट का क्वेश्चन है तो क्रेडिटर का क्वेश्चन है, पेमेंट बढ़ गई आपकी। अगर एक्सपोर्ट का क्वेश्चन होता तो गेन नजर आता क्योंकि कलेक्शन बढ़ता। ये तो इंपोर्ट का क्वेश्चन है, रेट बढ़ने से आपकी पेमेंट बढ़ गई, आपको लॉस हो गया क्योंकि इंपोर्ट का क्वेश्चन है। कितने डॉलर? 10,000।
पहली एंट्री क्या पास करेंगे, फॉरेन करेंसी परचेजेस डेबिट टू फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स 10,000, चलना डेली रेट पे, उस दिन का रेट 82 8:20 पे रिकॉर्ड कर लो। अब पेमेंट करने का टाइम आ गया, तो फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स डेबिट 820, लेकिन जब मैं पेमेंट करने गया बैंक ने मेरे से 8:30 काट लिए क्योंकि रेट 83 था। तो ये क्या है, एक्सचेंज लॉस है 10,000 रुपीज का, आपको फालतू पैसे देने पड़े, ये उठा के P&L में मारेंगे हम। चलना डेली रेट पे है। हम फ्यूचर का रेट कैसे बता सकते हैं, आज रेट 82 है, 82 पे एंट्री पास कर लो, आज रेट 83 है, 83 पे एंट्री पास कर लो, डिफरेंस आपका फ्लक्चुएशन है, P&L में डाल दो। यही चलता रहा बेटे इसके अंदर। ये देखो, ये देखो, $82, $83 जो डिफरेंस आया वो लॉस है, लॉस को उठा के P&L में डाल दिया। ये एग्जांपल 1000 USD के हिसाब से बना हुआ है, यहाँ पे 1000 USD होंगे, फिर सॉल्यूशन में 1000 USD है, तो कोई बात नहीं, 10,000 है तो 8:20 है, $1000 है तो आपके 82,000 रुपए है, क्या फर्क पड़ता है, वो तो कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, बात तो कॉन्सेप्ट की है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल कराया आपको, एक और एग्जांपल कराया कि अगर जी आपका रेट 81.5 हो गया तो क्या करोगे, परचेज के टाइम पे क्या रेट था 82, जब पेमेंट करने गए तो रेट क्या हो गया 81.5, रेट कम हो गया, जब रेट कम हो गया तो 50 पैसे की पेमेंट कम हो गई, आपको गेन हो गया। मैं एंट्री पास करूंगा, फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 82,000 टू बैंक 81,500, क्योंकि 81.5 का रेट है, रेट गिर गया, रेट गिरने से पेमेंट कम हो जाएगी, आपको फायदा हो जाएगा, टू एक्सचेंज गेन 500 रुपए उठा के P&L में मारेंगे। ये रही जी 500 रुपए, ये उठा के P&L में मारेंगे। पॉइंट सिर्फ इतना से बेटे, रेट बढ़ने से एक्सपोर्टर को फायदा होता है क्योंकि उसका कलेक्शन बढ़ जाता है, लेकिन इंपोर्टर को नुकसान हो जाता है क्योंकि उसकी पेमेंट बढ़ जाती है। रेट गिरने से एक्सपोर्टर को नुकसान है क्योंकि उसका कलेक्शन कम हो जाता है, रेट गिरने से इंपोर्टर को फायदा होता है क्योंकि उसकी पेमेंट कम हो जाती है। ये पूरी कहानी हमने क्लास में एग्जाम्पल में 1 by 1 पढ़ी थी, बहुत डिटेल से, बहुत प्यार से पढ़ाया था बेटे आपको। फिर हम आगे बढ़े, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी लगा रखा है इसमें। पहला स्टेप, जिस दिन हम सेल परचेज करेंगे उस दिन पे रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा स्टेप, सेटलमेंट के दिन रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, लेक्चर खत्म हो गया, फिर हम तीसरे लेक्चर में आ गए। मतलब ये हो गया कि एक लेक्चर के अंदर सिर्फ इतना बताया कि सेम ईयर में सेटलमेंट कैसे होती है। एक वीडियो में तो 3 डेफिनेशन कराए, अगले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 4 एग्जाम्पल कराए सेटलमेंट इन सेम ईयर के। फिर मैं आ गया लेक्चर नंबर 3 में, और इसमें मैंने आपको सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर बताया होगा। ये हमारा सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर आ गया। और सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर का फंडा क्या था कि मान लो एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है, मान लो एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है, 10,000 USD है, सेल की डेट बता रहा हूं 27 फरवरी है, इस दिन रेट था 80, 31 मार्च को रेट हो गया 81 और 1 में 82। ये हमारा कलेक्शन है। आपने सेल की है फरवरी में पर आपको पैसे मिले हैं मई में, आपका जो डेट ऑफ कलेक्शन है वो नेक्स्ट ईयर में है, तो बैलेंस शीट डेट बीच में आ गई। जब बैलेंस शीट डेट बीच में आ गई तो ये बन गया सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर। अगर कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट डेट को अनसेटल्ड पड़ी है, पैसा आना है या जाना है लेकिन पेंडिंग है, तो वो नेक्स्ट ईयर में सेटल होगा, तो बैलेंस शीट डेट पे रिपोर्टिंग आएगी। क्योंकि 31 मार्च को आपको डेटर या क्रेडिटर का बैलेंस शो करना पड़ेगा। और मैंने क्लास में बताया था कि डेटर और क्रेडिटर आपके मॉनेटरी आइटम है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोर्ट 10,000 USD का हुआ है तो 10,000 USD आएंगे, ये फिक्स है, तो ये मॉनेटरी आइटम है। और मॉनेटरी आइटम को बैलेंस शीट डेट में क्लोजिंग रेट पे दिखाना है आपने। ये कौन से रेट पे चलेगा, एक्चुअल। ये कौन से रेट पे चलेगा, एक्चुअल। लेकिन बैलेंस शीट में जो रिपोर्टिंग है वो आएगी क्लोजिंग रेट पे। क्यों, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन आपको मॉनेटरी आइटम्स का करना पड़ेगा कि आज इसकी वैल्यू क्या है। तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल पहली एंट्री हम पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री फॉरेन करेंसी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी सेल्स 80 रुपीज इंटू 10,000, 8 लाख रुपए पे एंट्री पास कर लो। चलो ये एंट्री पास हो गई, कौन सी डेट को, 27 फेब को। फिर 31 मार्च आ गई। अब ये आपके डेटर्स हैं, ये डेटर्स हैं,
सेल तो चलो P&L में चली गई, डेटर बैलेंस शीट में चले गए, डेटर को क्लोजिंग रेट पे शो करो, तो 10,000 इंटू 81, क्योंकि आपके जो 10,000 यूएससी है ये फिक्स्ड है तो आज इसका रेट 81 है। फिर इसका मतलब आपने 8 लाख नहीं 8-10 लेने हैं, 10,000 रुपीज से आपके डेटर्स बढ़ेंगे तो एंट्री पास करनी पड़ेगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज गेन, P&L में डाल देंगे इसको 10,000 रुपए को। तो अब आपकी बैलेंस शीट में क्या हुआ, 81 माइनस 80 इंटू 10,000, याद है आपको। और आपने कितना झगड़ा किया था मेरे साथ कि सर ये तो प्रूडेंस के खिलाफ है। प्रूडेंस कहता है एक्सपेक्टेड इनकम को इग्नोर करो, और यहां पे आप डेटर्स को बढ़ा के एक्सपेक्टेड इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो कि रेट बढ़ गया आपको पैसे मिलेंगे, तो सर ये प्रूडेंस का वायोलेशन है। मैंने बोला था बिल्कुल वायोलेशन है, लेकिन आपको AS 11 इसकी इजाजत देता, आप कर लो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। और मैंने आपको बोला था क्लास में कि ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन की कंडीशन आपकी प्रूडेंस की कंडीशन से ज्यादा बड़ी है, उसको अहमियत दी है इन्होंने, आपको करना पड़ेगा। नो डाउट हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझो, अब आपके डेटर 8 लाख के नहीं है, 8-10 के हैं, और बैलेंस शीट पे 81 की रिपोर्टिंग हो गई। अब आएगा सेटलमेंट का टाइम, अब आपका 82 का रेट है। अब 82 का कंपैरिजन 80 से नहीं किया था, 82 का कंपैरिजन आपने 81 से किया था, क्योंकि आप 80 को 81 पे ले आ चुके हो। तो अगला कंपैरिजन बैलेंस शीट रेट के साथ किया था, तो आपने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट 820 82 के हिसाब से। फिर हम लिखेंगे टू डेटर्स 810, 8 लाख था, बैलेंस शीट पे 10,000 बढ़ा दिए थे, अब 8-10 है। फिर एक और एक्सचेंज गेन आएगा 10,000 रुपीज, ये P&L में चला जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो 82, अगर आप प्रैक्टिकली देखें 82 और 80 इसका जो डिफरेंस है वो 2 रुपीज है। 20,000 रुपीज का गेन है, लेकिन 20,000 रुपीज का गेन आपने 2 फाइनेंशियल ईयर में बांट दिया। 10,000 रुपए का गेन 31 मार्च को P&L में चला गया, और 10,000 रुपए का गेन अगले साल P&L में डाल दिया। और मैंने आपको बोला था अकाउंटिंग होती है एक्रूअल बेसिस पे, तो हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, डेट वाइज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये पूरा फंडा बताया था मैंने आपको। ये आपका है सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर। पहला स्टेप इनिशियल रिकॉग्निशन एक्चुअल रेट पे, दूसरा स्टेप बैलेंस शीट मॉनिटरी आइटम्स को आप क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करो। तो अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, डेटर क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, तो क्लोजिंग रेट पे आएगा ही आएगा, क्योंकि मॉनिटरी आइटम है, डॉलर फिक्स है आपके। और तीसरा सेटलमेंट। अच्छा, फिर मैंने आपको एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट का भी बात एक क्वेश्चन करा के दिया था। इंपोर्ट में क्या पड़ा था, मान लो जी 10,000 USD 1 मार्च को आपने इंपोर्ट किया है, 31 मार्च आपकी बैलेंस शीट डेट है, और 1 जून को आपने पेमेंट की है। इस दिन रेट है 60, इस दिन रेट है 59, इस दिन रेट है 63। क्या एंट्रीज पास हुई थी, वही सेम स्टेप। 1 मार्च को एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स 60 इंटू 10,000, 6 लाख रुपए के आपके क्रेडिटर्स हैं। अब 10,000 USD फिक्स है, आपको इतने चुकाने हैं, फिक्स्ड पेबल फिक्स्ड रिसीवेबल मॉनिटरी आइटम है। 31 मार्च आ गई तो क्लोजिंग रेट क्या है 59, आपका 60 रुपए का डॉलर 59 का रह गया, डॉलर कम हो गया, डॉलर कम होने से आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, क्योंकि तो इंपोर्ट का क्वेश्चन है। रेट गिरने से इंपोर्टर को फायदा होता है, रेट गिरने से एक्सपोर्टर को नुकसान होता है, दोनों अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तो हम इसमें एक एंट्री पास करते हैं, फिर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज गेन, आपको 1 रुपए से गेन हो गया 60 माइनस 59 इंटू 10,000, और ये P&L में डाल देंगे हम। अब आपकी बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स हैं वो 6 लाख के नहीं है, वो कितने के रह गए, वो 590 के रह गए, और 59 पे रिपोर्टिंग हो गई। बैलेंस शीट डेट को क्लोजिंग रेट लगा दिया 59, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आया तब रेट 63 हो गया। भाई साहब रेट बढ़ गया, और रेट बढ़ने से इंपोर्टर की पेमेंट बढ़ेगी, तो वो एंट्री पास करेगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 590 क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में 590 बढ़े हैं। टू बैंक 630, क्योंकि 63 रुपए का रेट हो गया। एक्सचेंज लॉस 40,000 रुपए P&L में चला जाएगा। तो पिछले साल आपने 10,000 रुपए का गेन रिकॉर्ड किया, लेकिन इस साल आपने 40,000 रुपए का लॉस रिकॉर्ड किया। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 30,000 का फटका लगा आपको, 10 का गेन रिकॉर्ड किया, 40 का लॉस रिकॉर्ड किया, तो नेट लॉस आपको 30,000 का हुआ है। और हमें नजर भी आ रहा है कि 60 रुपीज का रेट 63 में सेटल हो रहा है। अल्टीमेटली तो 3 रुपए का गैप है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चल रहा है, एक्रूअल बेसिस पे चल रहा है,
तो पिछले साल गेन, इस साल लॉस, 10,000 का गेन, 40,000 का लॉस, ओवरऑल इफेक्ट आपको वही नजर आएगा, लेकिन चलते हैं डेट वाइज। और ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि जिस दिन जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप उस पर चलो। ये आपका सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर का फंडा मैंने आपको बताया था। ये देखो आप, इसमें मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे। ये पहला स्टेप था कि इनिशियल रिकॉग्निशन आप करो हमेशा एक्चुअल रेट पे। कौन सा रेट? जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे अवेलेबल था। दूसरा स्टेप बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पे क्या है? मॉनिटरी आइटम्स। मॉनिटरी आइटम्स इनको आप क्लोजिंग रेट पे शो करो। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, हमेशा क्लोजिंग रेट लेना है। और जो डिफरेंस आएगा, कौन सा डिफरेंस? एक्चुअल रेट और क्लोजिंग रेट। एक्चुअल रेट, क्लोजिंग रेट, 1 मार्च 31 मार्च। जिस रेट पे आपने पहली एंट्री पास की थी, अभी तो एग्जांपल कराया आपको, ये क्या है? ये इनिशियल रेट है। ये क्या है? ये बैलेंस शीट रेट है। इन दोनों का डिफरेंस चल पीएनएल। और फिर ये सेटलमेंट रेट है, इन दोनों का डिफरेंस चल पीएनएल। यही तो कहानी है बेटे सारी। ये देखो, डिफरेंस निकालो जी, दोनों स्टेप्स के अंदर उठा के पीएनएल में मारो। फिर तीसरा स्टेप, जब सेटलमेंट डेट आएगी तो फिर आप सेटलमेंट डेट का डिफरेंस बैलेंस शीट के साथ निकालो। ये देखो आप, ऑन सेटलमेंट डेट वी विल कंसीडर द कलेक्शन फ्रॉम द डेटर एंड क्रेडिटर एट एक्चुअल रेट विच प्रिवेल्स ऑन द डेट ऑफ कलेक्शन एंड पेमेंट। ठीक, लेकिन नफा नुकसान भी तो निकलेगा। ये देखो ना, नफा नुकसान भी तो निकलेगा। ये रहा नफा नुकसान। द डिफरेंस बिटवीन स्टेप 2 एंड स्टेप 3 will be taken as exchange fluctuation pertaining to the period। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, डिफरेंस निकाल के पीएनएल। फिर तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप। अच्छा, स्टेप 3 का डिफरेंस स्टेप 1 के साथ नहीं निकालना, आपको सिस्टमेटिकली डेट वाइज चलना है। पूरी कहानी आपको लिखवाई हुई है बेटे। अच्छा जी, फिर एक स्पेशल नोट बताया। किस चीज पे स्पेशल नोट बताया? नॉन मॉनिटरी आइटम्स पे। क्लास में बच्चे ये बात बोलते हैं कि जिंदल सर आपने डेटर्स क्रेडिटर्स की बात की, आपने मॉनिटरी आइटम्स की बात की, मॉनिटरी आइटम्स को बैलेंस शीट डेट पे क्लोजिंग रेट पे दिखाने की बात की, हमें सारी बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप मॉनिटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट पे दिखा रहे हो तो नॉन मॉनिटरी का क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था, नॉन मॉनिटरी आइटम्स इनका आना और जाना फिक्स नहीं होता, तो क्लोजिंग रेट नहीं लगेगा, ये एक्चुअल रेट पे पड़े रहेंगे। आपने पहली बार इनको जैसे रिकॉर्ड किया होगा, बैलेंस शीट डेट को कोई चेंजेस नहीं करने, इन्हें एज इट इज शो कर देना। और आपके नॉन मॉनिटरी आइटम्स की वैल्यूएशन नहीं होती, ये क्लोजिंग रेट पे नहीं आते, ये एज इट इज एक्चुअल रेट पे पड़े रहते हैं। जब सेटल होंगे तब देखेंगे। लेकिन मॉनिटरी आइटम बैलेंस शीट डेट को वैल्यूएशन करवाएंगे अपनी, क्योंकि फिक्स्ड है, कितने आएंगे कितने जाएंगे, तो आप रेट यूज कर सकते हो उसके ऊपर। ये लिखवाया था। Valuation of non-monetary items on balance sheet date is never made at closing rate, कभी नहीं बनाते, but the items shall be disclosed at their acquisition rate which was prevailing at the time of initial recognition, वैसे ही पड़े रहते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स आपने 10 साल पहले खरीदे थे, उसी रेट पे पड़े रहेंगे। आपकी इन्वेंट्री 2 साल पहले खरीदी थी, उसी रेट पे पड़ी रहेगी, उसको हम ट्रांसलेट नहीं करते, उसको चेंज नहीं करते, एज इट इज एक्विजिशन कॉस्ट पे पड़े रहते हैं। फिर ये यहां से एग्जांपल स्टार्ट हो गए थे हमारे। ये जी 26 फरवरी को माल बेचा है, 15 जून को कलेक्शन आया है। अब फरवरी में माल बेचोगे, जून में कलेक्शन करोगे, तो बीच में 31 मार्च की डेट तो आएगी। तो आपको सारे एग्जांपल मैं करा चुका हूं, ये आप कर लेना बेटे। अब 80, 82, 81.5। तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे ये, फिर अगला डिफरेंस निकालेंगे ये। एक्सपोर्ट का केस है, रेट बढ़ गया तो ये तो गेन है, रेट गिर गया तो ये लॉस है। आपकी कॉपी में सारे एग्जांपल लिखे हुए, रिवाइज कर लेना बेटे। मैंने आपको एक बार ओवरऑल सारा कॉन्सेप्ट करा दिया। ये एग्जांपल है, बहुत प्यार से पढ़ाए हुए बेटे सारी चीजें आपको। ये सब एग्जांपल है। फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लास बुक से कराया होगा मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होमवर्क में दिए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन क्लास में इनके सॉल्यूशन दे रखे होंगे। लेक्चर नंबर 4 आ गया बेटे।
लेक्चर नंबर 4 में आते ही क्वेश्चन कराने शुरू किए मैंने आपको। ये देखो, ग्यारहवां क्वेश्चन कराया आपको, 14th कराया, 14th का फर्स्ट पार्ट, फिर 15th होमवर्क में दिया, 16th कराया बेटे आपको, फिर आ गया यूनिट नंबर 2, किस चीज का, लोन्स का। मैंने आपको बताया ना AS 11 के 4 हिस्से हैं। अब ये फॉरेन करेंसी लोन स्टार्ट हो गए। सबसे पहले तो हमने ये चर्चा की थी कि कोई भी कंपनी इंडिया में बैठे हुए फॉरेन करेंसी में लोन कैसे ले सकती है। तो अगर किसी कंपनी का पोर्टफोलियो जबरदस्त है, उसको कोई पैसे उधार देता है तो वो ले सकती है। फिर बच्चे पूछते सर क्यों, क्या फायदा है, क्या इंडिया के बैंक काटते हैं कंपनी को जो फॉरेन करेंसी में लोन ले रहे हैं? तो मैंने आपको रीजन बताया था, इंडियन बैंक का जो रेट है वो 9-10% है, फॉरेन बैंक का जो लोन का रेट है इंटरेस्ट का वो 2-3% है। अगर आपको इंटरेस्ट में सेविंग नजर आएगी तो आप तो उसी तरफ भागोगे जिस तरफ ब्याज कम होगा। HDFC वालों के पास जाते हैं, वो 9% ब्याज मांग रहे हैं ओवरड्राफ्ट के ऊपर, और अगर सिंगापुर के किसी बैंक से मांगते हैं वो कहते हैं 2% पे ले जाओ। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बड़े बड़े बोरोइंग्स करती हैं तो ये तो ब्याज में मर जाएंगी फिर, तो इसलिए ये फॉरेन करेंसी में लोन लेना प्रेफर करती है। लेकिन फॉरेन करेंसी में लोन लेने का अगर एक बेनिफिट है कि आपको ब्याज बचेगा, तो एक नुकसान भी है। क्या? ये मॉनेटरी आइटम है, फॉरेन करेंसी लोन्स जितने लिए हैं उतने वापस करने हैं। अगर ये मॉनेटरी आइटम है तो बैलेंस शीट डेट को हमेशा क्लोजिंग रेट पे दिखेंगे, और क्लोजिंग रेट पे आएंगे तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आएगा, और अगर कहीं रेट बढ़ गया फॉरेन करेंसी का तो लोन की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो ब्याज तो बचा लिया लेकिन लोन की लायबिलिटी बढ़ सकती है आपकी। ये एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का रिस्क बना रहता है इसके ऊपर। ये पूरी कहानी मैंने आपको क्लास में समझाई थी। फिर आपको बताया था कि 2 तरह के फॉरेन करेंसी लोन होते हैं। या तो आप अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए लोगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट का मतलब वर्किंग कैपिटल नीड्स, आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपने लोन उठा लिया। दूसरा, आपने कोई एसेट एक्वायर करनी है, आपने कोई एसेट एक्वायर करनी, जैसे लोग गाड़ी लोन पे नहीं लेते, तो आपने कोई एसेट एक्वायर करनी है उसके लिए आपने लोन ले लिया। फिर मैंने आपको बताया था बिजनेस के लिए लोन लेंगे 2 तरह के होते हैं, या तो हम शॉर्ट टर्म लोन लेंगे या फिर हम लॉन्ग टर्म लोन लेंगे। अगर हम एसेट्स के लिए लेंगे तो या तो कोई फिक्स्ड एसेट होगी जिसको हम PPE बोल देते हैं, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर, या कोई इंटेंजिबल होगी, या फिर कोई क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है। क्वालिफाइंग एसेट वही जो AS 16 में पढ़ के आए हो आप। और जो फॉरेन करेंसी लोन्स का पूरा कॉन्सेप्ट है ये 46A में बताया था आपको मैंने। बहुत सारे टीचर्स ने YouTube के ऊपर बेकार की बातें करी, हालांकि मेरे से जूनियर्स हैं, मुझे अपने जूनियर्स के बारे में नहीं बोलना चाहिए, मैं सीनियर टीचर्स की कैटेगरी में आने लग गया, सर बुढ़ा हो गया अब, तो मुझे बच्चों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, मेरे तो बच्चों जैसे ही हैं जो टीचर पढ़ा रहे हैं अभी। लेकिन जो बात गलत है सर गलत है। उन्होंने बोला जी 46A खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया 46A? मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाओ आप, मैं बताता हूँ क्या है। एक था 46, एक था 46A, 46 खत्म हुआ है, 46A नहीं खत्म हुआ। 46 बनाया था ICI ने, 46A बनाया था MCA ने। तो जो MCA रूल बनाती है वो कंपनी पे लागू होता है, और जो इंस्टीट्यूट बनाती है वो नॉन कॉर्पोरेट पे लागू होता है। नॉन कॉर्पोरेट वाला खत्म हो गया लेकिन कंपनी वाला तो अभी भी है। अगर कोई कंपनी फॉरेन करेंसी में लोन लेगी तो 46A जो MCA ने बनाया वो अभी भी लागू होता है। अगर कोई बोले कि हट गया भाई तो अपना काम कर ले यार, पेपर में आ सकता है। अगर हटा होता मैं आपको, मेरे को स्पेशली एक नोट लिखवाना पड़ा इसके ऊपर, ये देखो एक नोट स्पेशली लिखवाना पड़ा। The explanation on foreign currency loan is still valid as per 46A, which was added by MCA in AS 11 without any deadline of time. But 46 does not exist because it cannot be applied beyond. पैराग्राफ 46 की एक लिमिट थी कि 31 मार्च 2020 के बाद लागू नहीं हो सकता, लेकिन 46A की कोई डेडलाइन नहीं है। 46A स्टिल वैलिड है, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फॉरेन करेंसी लोन स्टिल वैलिड है, छोड़ के नहीं जाना आपने। बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो एरिया है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई फाउंडेशन का टीचर इंटर पढ़ाएगा तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे उसकी पकड़ बन ही नहीं सकती। कोई CA फाइनल का टीचर अगर इंटर पढ़ा रहा है वो आराम से पढ़ा लेगा, क्योंकि जो फाइनल को हैंडल कर रहा है वो इंटर को कर ही लेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं ये सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं है, हर सब्जेक्ट की बात है। उनसे पढ़ो जो फाइनल पढ़ाते हैं, उनसे मत पढ़ो जो इंटर फाउंडेशन पढ़ाते हैं। नॉलेज का बेटा जमीन आसमान का फर्क होता है।
किसी भी टीचर का चुनाव करना है, फाइनल के टीचर से पढ़ो, वो आपको 2 बातें एक्स्ट्रा बताएगा आपकी नॉलेज के लिए। तो ये देखो फॉरेन करेंसी लोन थे, ये टाइप्स हैं, या तो बिजनेस के लिए लेंगे, वर्किंग कैपिटल के लिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या फिर फॉरेन करेंसी लोन एसेट्स के लिए लेंगे, एसेट्स के लिए लेंगे। 1 2 3, इसका मतलब 3 तरह के लोन्स पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। जब हमने बात की थी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की, तो मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब है जो आपके विद इन 12 मंथ्स चले जाएंगे। आपने आज लोन उठाया, आने वाले 12 महीने में चुका देंगे। और अगर कोई भी लोन आपने 12 महीने के लिए लिया है तो वो शीट में नजर आ सकता है, दूसरी बैलेंस शीट में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि 12 महीने में बैलेंस शीट एक बार बनती है। तो एक बैलेंस शीट में दिखेगा, दूसरी बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं, क्योंकि रीपे हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग बहुत आसान बात है, इसमें वही काम करो जो आपने इंपोर्ट में किया था। मतलब मान लो जी मेरी शॉर्ट टर्म बोरिंग है 10,000 यूएसडी की, मैंने लोन लिया कब, मैंने लिया जी 1 फरवरी को, बीच में आ गई 31 मार्च, और मैंने इस लोन को चुका दिया है 1 सितंबर को, रीपेड। ये मेरी बोरोड फंड्स की डेट है, ये बैलेंस शीट डेट है। शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब 12 महीने में चुका देंगे। अब तो क्रेडिटर वाली बात होगी, इंपोर्ट वाली बात होगी। वही 3 स्टेप्स हैं, पहला एक्चुअल रेट, दूसरा बैलेंस शीट रेट, तीसरा सेटलमेंट रेट। इस दिन रेट था 40, इस दिन रेट था 42, इस दिन रेट होगा 41। तो कोई बात नहीं, पहली एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या रेट था, 40 रुपए, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए में एंट्री पास कर लो, बैंक टू लोन। फिर बैलेंस शीट डेट आ गई, मॉनिटरी आइटम है, क्योंकि फिक्स्ड पेबल, फिक्स्ड रिसीवेबल, 10,000 यूएसडी का लोन लिया तो 10,000 वापस करने पड़ेंगे आपको। मॉनिटरी आइटम है, क्लोजिंग रेट लगा दो 42 रुपए का, तो 40 के 42 हो गए, लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि लाइबिलिटी की बात हो रही है। तो आपकी लाइबिलिटी 4 लाख की थी, 4,20 की हो गई, तो एंट्री पास करो, एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग 20,000 रुपए। क्यों, 2 रुपए का रेट बढ़ गया, 2 रुपए का रेट बढ़ेगा तो $10,000 पे 20,000 बढ़ गए। इसको उठा के P&L में मारेंगे हम, कहानी खत्म। अब आपका लोन 4 लाख का नहीं है, 4,20 का है। अब आपकी पेमेंट का टाइम आया, 41 रुपए का रेट है, शॉर्ट टर्म बोरिंग डेबिट 420 टू बैंक 410, क्योंकि 41 रुपए, तो बाकी गेन आ गया 10,000 रुपए का। इसको उठा के P&L में मारेंगे। और अगर आप ओवरऑल देखो, 40 रुपए में लोन लिया था, 41 में सेटल हो गया, 1 रुपए का नुकसान है, 10,000 का नुकसान है। तो पहले आपने 20,000 का लॉस बुक किया, फिर आपने 10,000 का गेन बुक किया, ओवरऑल तो 10,000 का ही लॉस है आपको। लेकिन चलते हैं डेट वाइज। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग की जो अकाउंटिंग है वो वही अकाउंटिंग है जो आपने इंपोर्ट में क्रेडिटर्स की थी। इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। 1 2 3 एक्चुअल बैलेंस शीट सेटलमेंट, वही 3 स्टेप्स हैं, 12 महीने का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए कोई स्पेशल तवज्जो देने वाली बात नहीं थी। चाहे क्रेडिटर हो या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो, आते तो दोनों करंट लायबिलिटी में, तो करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट तो सेम ही रहेगा, क्या फर्क है उसमें। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, ये देखो, ये हमारे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं। केस 1, पहला स्टेप इनिशियल एक्चुअल रेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन्स, एक्चुअल रेट पे ले लो। दूसरा स्टेप बैलेंस शीट, अब जी मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पे चलेगा। तो स्टेप 1 स्टेप 2 का डिफरेंस उठा के P&L में मारो। वही 3 स्टेप्स हैं बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। देखो आपको एंट्रीज तक पास करके दिखाई हुई है, लॉस की क्या एंट्रीज हैं, गेन की क्या एंट्रीज हैं। फिर सेटलमेंट का टाइम आ गया, सेटलमेंट के टाइम पे डिफरेंस निकालो पेमेंट का और बैलेंस शीट का, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। कुछ नया है ही नहीं, वही 3 स्टेप्स हैं, 1 2 3। एग्जाम्पल भी पक्का कराया होगा आपको कोई ना कोई। ये देखो आप, लेक्चर नंबर 5 आ गया जी। लेक्चर नंबर 5 में आते ही क्वेश्चन नंबर 4 कराया। ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का क्वेश्चन है। 1 जनवरी, 31 मार्च, 30 जून। जनवरी को लोन लिया, मार्च में रिपोर्ट किया, जून में रीपे कर दिया। सीधा क्वेश्चन कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास क्लास बुक है, आपके पास क्लास नोट्स हैं, आप चेक कर लो। हमने 2,70,00,000 का लोन लिया था, फिर 2,72,50,000 हो गए, तो इसका मतलब 2.5 लाख का लॉस हो गया। लॉस हो गया क्योंकि आपका लोन बढ़ गया। फिर जब पेमेंट का टाइम आया फिर बढ़ गया, फिर आपको 1.25 लाख का नुकसान दिख रहा है यहाँ पे, 1,25 का नुकसान है।
ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। ये रहा जी पहला लॉस, P&L में डाल दिया। फिर लॉस 1.25 का, ये भी P&L में डाल दिया। चलो जी, आप देख लेना बेटे क्वेश्चन जो करा रखे हैं आपको। अच्छा जी, फिर कौन सा क्वेश्चन कराया? 17 कराया। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में दिया, बहुत बढ़िया जी। ये सब शॉर्ट टर्म लोन्स पे होंगे। फिर हम आ गए सेकंड केस में। सेकंड केस किस चीज के ऊपर था? लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर था। जब हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करते हैं तो हमने एक अकाउंट खोलने की सिफारिश की थी, फॉरेन करेंसी MITDA, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। बहुत सारे टीचर्स कह रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट हट गया है क्योंकि 46 हट गया है। मैं कह रहा हूं 46A अभी भी है, आपके स्टडी मैट में है, आपको करना चाहिए, छोड़ के मत जाना, बाद में ब्लेम मत करना। अगर आपको लगता है कि आपके YouTube के टीचर के पास मेरे से ज्यादा नॉलेज है, आप उसकी बात सुन लो। आपको लगता है जिंदल साहब बुड्ढे हैं, इनके पास ज्यादा नॉलेज है, मेरी बात सुन लो। और आपको मेरी बात ही सुननी चाहिए क्योंकि आपने क्लासेस मेरे से ली हैं, तो आपको ट्रस्ट रखना चाहिए। इतने बच्चे बेटे पास होके निकले हैं, लाखों बच्चे पढ़ा दिए, हजारों बच्चे पास करा दिए, सैकड़ों बच्चों के रैंक्स हैं, है ना, हर साल परफॉर्मेंस शो करते हैं अपनी। मान लो बात करके जाना है आपने। इसमें क्या कॉन्सेप्ट था? इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि मान लो हमने लोन लिया है 10,000 USD का, लेकिन 5 साल के लिए। जब आपको पेमेंट 12 महीने में नहीं करनी तो शॉर्ट टर्म नहीं है, 1 साल के बाद करनी है तो लॉन्ग टर्म हो गया। कोई भी आइटम आफ्टर 12 मंथ सेटल होगा तो वो लॉन्ग टर्म होता है। मैंने ये लोन 5 साल में चुकाना है। मैंने ये लोन लिया 1 जनवरी X1 को, इस दिन रेट था 40 का। अब 5 साल बाद चुकाना है तो 5 बैलेंस शीट तो बनेंगी, और जब जब बैलेंस शीट बनेगी क्लोजिंग रेट लगेगा, जब जब क्लोजिंग रेट लगेगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आएगा, जब जब एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आएगा तो मुझे उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इस पे AS 11 क्या कहता है? कहता मान लो आपकी पहली बैलेंस शीट आती है, मैंने इसमें कैलेंडर ईयर ले लिया जनवरी से दिसंबर तक का। अगली बैलेंस शीट आती है, इस दिन रेट हो गया 43 का। अगली बैलेंस शीट आती है 44 का। फिर अगली बैलेंस शीट आती है, रेट हो गया 45। रेट बढ़ते ही जा रहा है रबड़ की तरह, भारतीय करेंसी कमजोर होती जा रही है। 50 रुपए, 1 2 3 4 5। फर्स्ट एंट्री पास होगी 1 जनवरी को, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 10,000 USD है, 40 रुपए के हिसाब से 4 लाख आ गए। पहली एंट्री पास हो गई। अब 31 दिसंबर आई सर, मेरे को ये लोन 5 साल बाद चुकाना है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, पहली बैलेंस शीट में दिखेगा। अब सर ये मॉनेटरी आइटम है क्योंकि फिक्स्ड पेबल है, जितने डॉलर लिए उतने वापस करने हैं, 42 रुपए लगाओ, तो 40 का रेट 42 हो गया। रेट बढ़ने से आपको नुकसान होगा, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आएगा, तो मैं एंट्री पास करूंगा, एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन, या टू लॉन्ग टर्म बोरिंग कर लेते हैं, एक ही बात है, जो लिखना लिख लेना। 2 रुपए के हिसाब से 20,000। अब आपका लोन 4 लाख का नहीं है, अब आपका लोन 420 का है और 42 रुपए पे रिपोर्टिंग हो गई है। लेकिन आमतौर पे क्या है ना, ये जो 20,000 का लॉस है हम इसे P&L में डाल देते थे, लेकिन अब आपने इसको P&L में नहीं डालना, अब आपने एक अकाउंट खोलना है ये। अब आप इसको यहां लेके जाओगे 20,000 रुपए, जो भी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आएगा उसे डायरेक्टली P&L में नहीं डालना, उसे इस अकाउंट में लेके जाना है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी MITDA, 20,000 रुपए लेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 4,000 रुपए राइट ऑफ करेंगे। ये बात मैंने आपको समझाई थी। लोन आपका 5 साल का है, तो जितना भी फ्लक्चुएशन निकलेगा ओवर द पीरियड उसे अमोर्टाइज करना है। तो जब हम इसका अकाउंट बना के देखेंगे
तो 31 दिसंबर X2 को आपको दिखेगा टू एक्सचेंज लॉस 20,000, बाय P&L 4,000 और बाय बैलेंस 16,000। इसका बैलेंस बचेगा 16,000 रुपए का। अगले साल इसको हम कैरी करेंगे। अगले साल कितना 16, फिर एक्सचेंज लॉस आएगा अगली बैलेंस शीट डेट को। कैसे? 42 का रेट 43 हो गया अगली बैलेंस शीट डेट को। जब 42 का रेट 43 हो गया तो 1 रुपए का लॉस है। जब 1 रुपए का लॉस है तो 10,000 का लॉस है। मैंने इसमें 10,000 और जोड़ दिए। 16 पुराना, 10 नया, 26 हो गया। मैं लिखूंगा बाय P&L। तो 26,000 रुपए को डिवाइड करूंगा 4 से, पहले 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। और आपको मैंने बताया था कि पहले आपने बैलेंस निकालना है FCMI अकाउंट का, फिर उसे अमोर्टाइज करना है रिमेनिंग पीरियड में। और इसके पीछे का फंडा क्या बताया था आपको कि AS कहता है कि जब आपका लोन लॉन्ग टर्म है, जब लोन आपका 5 साल का है, तो फ्लक्चुएशन आप 5 साल में अमोर्टाइज करो। पहले साल का फ्लक्चुएशन 5 साल, दूसरे साल का फ्लक्चुएशन 4 साल, फिर 3, फिर 2। तो पहले साल का कुछ बैलेंस बचेगा, फिर इसमें नया फ्लक्चुएशन जुड़ेगा, फिर इसको अमोर्टाइज करेंगे, फिर बैलेंस आएगा। बैलेंस, इस बैलेंस को आगे ले जाऊंगा, फिर अगला लॉस आएगा कितना, फिर 1 रुपए का नुकसान है। मैं फिर इसमें 10,000 जोड़ूंगा, फिर इसको 3 से डिवाइड करूंगा। इस तरह से चलते हैं। और एक बात और बताई थी कि जो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट का जो बैलेंस है, इसे रिजर्व एंड सरप्लस में शो करना है आपने, क्योंकि इसने जाना तो आपके P&L में ही है। ये पूरी कहानी आपको बताई थी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्रेडिटर की तरह है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप खत्म। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग जब आपको 12 महीने के बाद पेमेंट करनी है, तो लोन के पीरियड के हिसाब से आपने FCMI TDA को अमोर्टाइज करना है। ये पूरी कहानी बेटे आपको मैंने यहां बताई थी। देखो ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 11, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग एट ईच बैलेंस शीट डेट shall be transferred to a separate account। कौन सा नाम? ये अकाउंट। क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने? पहला पॉइंट, बैलेंस इन FCMI TDA will be amortized in P&L over the remaining period of repayment। 5, 4, 3, 2, 1। और जो बैलेंस इसमें हर साल बचेगा, आपने डिवाइडेड बाय 5 किया, कुछ बच गया, फिर 4 किया, फिर कुछ बच गया, ये आपको बैलेंस शीट में रिजर्व्स की एडिंग में दिखाना है। अगर तो एक्सचेंज गेन इसमें दिख रहा है तो रिजर्व में ऐड हो जाएगा, अगर ये एक्सचेंज लॉस इसमें दिख रहा है तो कट जाएगा वहां से। रिजर्व्स का नोट बनाना आता है ना, कैपिटल रिजर्व, P&L, SPR, GR, FC। तो जो FCMI TDA है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे जो एग्जांपल मैंने लिया उसमें रेट बढ़ता जा रहा है लोन का, तो आपको नुकसान होता जा रहा है, तो बैलेंस नेगेटिव है, रिजर्व्स में लिखोगे तो कट जाएगा। और अगर रेट गिरता जा रहा है, लोन की वैल्यू कम होती जा रही है, तो वो गेन में आ जाए, गेन में आ गया तो रिजर्व में जोड़ के दिखा देंगे। बैलेंस शीट में ये प्रेजेंटेशन है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दिखाओ। फिर मैंने आपको इसका एग्जाम्पल कराया बेटे, देखो ये इसका एग्जाम्पल है। ये देखो ना, आपने लोन लिया $10,000 का, 5 साल का इसका टाइम है, पहले 60 था, 1.5 रुपये का लॉस हो गया। 1.5 रुपये का लॉस हो गया तो मतलब 15,000 का लॉस हो गया। 3,000 रुपये अमोर्टाइज करेंगे, 12,000 बचेगा, ये 12,000 आगे चला जाएगा। फिर 50 पैसे का लॉस हो गया, 50 पैसे का मतलब इसमें 5,000 जोड़ेंगे, ये 17,000 हो जाएगा। फिर इसको 4 से ऐसे चलता रहेगा बेटे। ये देखो ना, ये देखो ये वर्किंग बनी हुई है। ये तो लोन अकाउंट बना हुआ है अपना, लोन अकाउंट बना के दिखाया पहले आपको मैंने, फिर ये अकाउंट बनाया। ये देखो 15 था, 3 कट गया, 12 बच गया, ये 12 आगे आ गया, फिर 5 जुड़ गया, फिर 17 को डिवाइड किया, फिर बैलेंस आगे चला गया। कॉपी खोलो, चेक कर लो बेटे। आपको पहले एग्जाम्पल कराया आपको, फिर एग्जाम्पल कराया आपको। अच्छा, एग्जाम्पल, फिर लेक्चर नंबर 6 आ गया, फिर लेक्चर नंबर 6 आ गया। और लेक्चर नंबर 6 में आपको मैंने एक और लोन कराया फॉर एसेट्स, फॉरेन करेंसी लोन
फॉर एसेट्स। कौन कौन से एसेट्स? आपका पीपीई हो सकता है, इंटेंजिबल हो सकता है, क्वालिफाइंग एसेट्स भी हो सकते हैं। और क्वालिफाइंग एसेट्स में हमने AS 16 पढ़ा था, उसका रिवीजन मैं दे चुका हूं आपको। उसमें पैराग्राफ 4E कराया था और मैंने आपको बताया था कि एंटिटी के पास चॉइस है कि अगर फॉरेन करेंसी लोन क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए है, या तो पैराग्राफ 4E लगा लो या फिर पैराग्राफ 46A लगा लो, दोनों में से एक चॉइस है। एंटिटी अपने ऑडिटर को बता देगी और एप्रोप्रिएट पैराग्राफ ले लेगी। 4E भी अलाउड है, 46A भी अलाउड है, दोनों में से एक चूज करना है आपने। और फिर बच्चे को मैं बताता हूं कि दोनों में से क्या ऑप्शन वैलिड है, वो एंटिटी डिसाइड करती है। 4E में क्या पढ़ा था? अगर लोन में कोई एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आता है और वो लॉस है तो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, गेन है तो P&L में जाएगा। लेकिन 46A कहता है कि अगर आपने किसी एसेट के लिए लोन लिया है और फ्लक्चुएशन आता है तो लॉस है या गेन है, दोनों एसेट में प्लस माइनस हो जाएंगे। 4E गेन को P&L में लेके जाता है, लॉस को कैपिटलाइज करता है। लेकिन 46A एसेट में लॉस को प्लस करते हैं और गेन को माइनस करते हैं। P&L का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो आपने चूज करना है कि 4E है या 46A है। तो मैंने आपको फॉरेन करेंसी लोन एसेट्स के केस में दो बातें बताई थी। पहला, अगर आपने फॉरेन करेंसी लोन किसी एसेट के लिए लिया है तो ये बात तो तय है कि ये आपका मॉनेटरी आइटम है, और अगर ये मॉनेटरी आइटम है तो बैलेंस शीट आएगी, बैलेंस शीट आएगी तो क्लोजिंग रेट लगेगा, क्लोजिंग रेट लगेगा तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आएगा। तो वो जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है इसे एसेट अकाउंट में डाल देना। क्या एंट्रीज पास कराई थी? मान लो 10,000 USD का लोन है, 60 रुपए का रेट है। जब हमने लोन लिया 6 लाख रुपए का, बैलेंस शीट डेट आ गई, रेट हो गया 62, 2 रुपए का डॉलर बढ़ गया आपका, तो 20,000 का फटका लग गया आपको। तो पहली एंट्री आप पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए टू फॉरेन करेंसी लोन 6 लाख रुपए, पहली एंट्री पास कर ली। अब बैलेंस शीट डेट आ गई, अब आपको 62 करना है। एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू फॉरेन करेंसी लोन 20,000 रुपीज। आपका लोन 620 पे हो गया, 6 लाख प्लस 20,000। पर इस एक्सचेंज लॉस का क्या करें? ना ये P&L में जाएगा, ना ये अमोर्टाइज होगा। ये जिस एसेट के लिए आपने लिया है हम उसमें कैपिटलाइज कर देंगे। एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस 20,000 रुपए, और जाके एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। और जब आप किसी एसेट का डेप्रिसिएशन निकालोगे तो उसके डेप्रिसिएशन में एक तो एसेट की परचेज कॉस्ट होगी जो AS 10 के हिसाब से आ रही होगी, और एक ही एक्सचेंज फ्लक्चुएशन उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, फिर डेप्रिसिएशन निकलेगा। पूरी बात बताई थी बेटे आपको। और अगर गेन हो जाए तो दोनों एंट्रियां उल्टी हो जाएंगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन, मान लेते 6 लाख रुपए है, 10,000 इंटू 60, रेट हो गया 59, रेट गिर गया, कोई बात नहीं, हम एंट्री पास करेंगे। फॉरेन करेंसी लोन डेबिट, रेट लोन कम कर लो, टू एक्सचेंज गेन 10,000 रुपए। अब ये जो एक्सचेंज गेन हुआ है इसकी नेक्स्ट एंट्री पास होगी, एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एक्सचेंज लॉस होगा तो एसेट्स में कैपिटलाइज करेंगे, एक्सचेंज गेन होगा तो एसेट्स में से माइनस करेंगे। एसेट की कॉस्ट बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, एसेट की कॉस्ट कम हो जाएगी तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। ये आपका लोन टेकन फॉर एसेट्स का केस बनता है। और ये जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है ये 46A की है। तो अगर आपको कोई बोलेगी ये खत्म हो गया, भाई अपना काम कर ले यार, क्या 46 खत्म हुआ है? डेडलाइन 46 की थी, वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए थी। कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए MC ने कभी कोई डेडलाइन रखी नहीं। ये रूल अभी भी एप्लीकेबल है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है मेरे बच्चे। शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन और लोन टेकन फॉर एसेट्स। चलें आगे। अच्छा, ये देखो पूरी अकाउंटिंग करके दिखाइए बेटे आपको। Exchange fluctuation on loans taken for the assets shall be capitalized to the cost of the related assets instead of transferring to P&L or FCMI TDA. ना P&L में ना वहां जाएगी। It can also be said that cost of the related assets can be increased or decreased due to the capitalization of exchange fluctuation. लॉस से कॉस्ट बढ़ेगी, गेन से कम हो जाएगी। ये लॉस की एंट्रियां डाली हुई हैं, लॉस टू लोन, एसेट्स टू लॉस। गेन की एंट्री है, लोन कम हो गया और एसेट्स की कॉस्ट कम हो गई, PPA इंटेंजिबल जो भी है।
वी विल कंप्यूट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ओनली आफ्टर एडजस्टिंग फ्लक्चुएशन। पहले एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को लिखना है, फिर डेप्रिसिएशन निकालना है। क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं बेटे आपको, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये देखो एग्जाम्पल कराया हुआ, एग्जाम्पल कराया, ये रहे आंसर उसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कराया आपको, फिर 8 के बाद 12 कराया आपको, फिर 14th का सेकंड पॉइंट कराया आपको। क्लास में कराया हुआ है 14th का सेकंड पॉइंट। बच्चे व्हाट्सएप पर, सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्लास में कराया, बच्चे कैसी बात कर रहे हो? सर मैं नोट करना भूल गया। कैसी बात कर रहे हो? सीए के पेपर देने मजाक चल रहा है, बताओ ऐसे कैसे भूल गए आप? लेक्चर नंबर 7 आ गया सर, 7वां वीडियो, क्वेश्चन नंबर 21 चल रहा है। ठीक है जी। फिर हम आ गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे, ये इसका 3rd यूनिट है बेटे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, हेज अकाउंटिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, हेज अकाउंटिंग। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, हेज अकाउंटिंग, नॉन स्पेकुलेटिव। ये स्पेकुलेटिव क्या मैं बताऊंगा लास्ट में, वैसे इंटर के सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं रिविजनरी में बता दूंगा आपको। मेरी बात सुनो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, हेज अकाउंटिंग, नॉन स्पेकुलेटिव। और मैंने आपको बोला था कि ये कॉन्सेप्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ रिलेटेड है। मैंने इस चैप्टर के 4 टुकड़े किए थे, तो जो यूनिट 1 है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, वो यूनिट 3 के साथ रिलेटेड है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। मैं इसकी पूरी कहानी आपको याद कराता हूं, आपको रिकॉल कराता हूं। एग्जाम्पल तो आपको खुद ही पढ़ने होते हैं। देखो इसके 2 केस थे, सेम ईयर, नेक्स्ट ईयर। याद है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेटलमेंट इन सेम ईयर, सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर। वही फंडा फॉरवर्ड में चलेगा। पहले मैं सेम ईयर की बात करता हूं, सुनो मेरी बात। सेटलमेंट इन सेम ईयर, मैं बैलेंस शीट बीच में लेके ही नहीं आता, ठीक है? आपको यही कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है ना, मैं कराता हूं। मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, इन्होंने किया बेटे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट किया 10,000 यूएसडी का। उस दिन रेट था 60 रुपीज का, और पैसा आना है 3 महीने बाद, 3 मंथ्स बाद। हमने 3 महीने का क्रेडिट दिया, कलेक्शन 3 महीने बाद आएगा। और ये बंदा हैप्पीली एक एंट्री पास करके बैठ जाता है, फॉरेन करेंसी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6 लाख रुपए। ये एंट्री ये पास करके बैठ गया और 3 महीने की वेट कर रहा है। सेटलमेंट सेम ईयर का कॉन्सेप्ट है, बैलेंस शीट बीच में मत लाना, मैं आपको आगे बताऊंगा बैलेंस शीट वाली चीजें। अभी विदाउट बैलेंस शीट रिवाइज करते हैं हम। ये आदमी एक एंट्री पास करके बैठ गया, हैप्पीली आराम से बैठा हुआ है, 3 महीने बाद पैसा आएगा। लेकिन जब 1 महीना निकला तो मिस्टर एक्स का एक और दोस्त है, एक्सपोर्टर है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने इसको बोला डॉलर का रेट गिरने वाला है, भारत सरकार के रिलेशन अमेरिका के साथ खराब होने वाले हैं, किसी कंट्री में लड़ाई शुरू होने वाली है, डॉलर का रेट गिरने वाला है। जैसे इसने बोला डॉलर का रेट गिरने वाला है, ये जो मिस्टर एक्स की स्माइल है ये उदासी में कन्वर्ट हो गई। पूरी कहानी सुनाई थी आपको क्लास में। कहीं से इनपुट मिला कि रेट गिरने वाला है। अब ये एक्सपोर्टर बंदा है, रेट गिरेगा तो इसका कलेक्शन गिरेगा। इसने वाई से पूछा कितना गिर जाएगा, कहता मुझे लगता है ये तो 50 रुपए तक आ जाएगा। इसको टेंशन, ये तो एक्सपोर्टर बंदा है, रेट गिरेगा तो मर जाएगा क्योंकि कलेक्शन कम होगा, इसको तो लॉस हो जाएगा, इसकी कंपनी बंद हो जाएगी। ये ट्रांजैक्शन अभी 10,000 यूएसडी की है। जब ये ट्रांजैक्शन मिलियंस में बिलियंस में होती है तो बिजनेस बर्बाद हो सकते हैं रेट गिरने से। तो ये जो मिस्टर एक्स है इसने वाई को बोला अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वाई कहता है बैंक के पास जा और बैंक से गुहार लगाओ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मेरा रेट गिरने वाला है। पूरी कहानी एक्टिंग के साथ बताई थी ताकि आपको याद रह जाए, फिर भी भूल गए, तभी तो रिवीजन करा रहा हूं। एक्स पहुंच गया बैंक के पास, HDFC बैंक, और बैंक के सामने जाकर रोने लग गया, बाबू जी मेरे पास 3 महीने बाद 10,000 यूएसडी आने हैं, मैंने 60 रुपए में माल बेचा था, रेट गिरने वाला है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। बैंक हंस रहा है। बैंक कहता पता नहीं कहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाया, डॉलर का ऐसी तो मार्केट में सिचुएशन ही नहीं है,
डॉलर का रेट तो बढ़ेगा। बैंक इसको थोड़ा ना बताएगा कि रेट बढ़ेगा। बैंक कहता है हाँ हाँ बताओ क्या करना है। कहता है ये रेट गिरेगा, मुझे पता लगा कहीं से, मुझे बताओ बचाओ। तो बैंक कहता है ऐसा करो, आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक्स कहता है वो क्या होता है? कहता है ऐसा करो, 3 महीने बाद आना, 3 महीने बाद आना और हमसे 58 रुपए के हिसाब से पैसे ले जाना। ये खुश हो गया। क्यों? किसी से पता लगा था 50 रुपए का डॉलर हो जाएगा, मेरे को तो 58 मिल रहे हैं। एक्स ने पूछा बैंक से, मुकरोगे तो नहीं? कहते कसम से, पक्की बात, 58 रुपए का रेट फिक्स है आपका। आप हमारे पास $10,000 ले आना और 5,80,000 रुपए ले जाना। तो मिस्टर एक्स को पता लग गया कि जो 6 लाख रुपए आने थे वो 580 आएंगे, फिक्स हो गए, लॉक हो गए। 580 से कम नहीं आ सकते क्योंकि बैंक ने वादा कर दिया, बैंक अपने वादे से मुकरता नहीं। 20,000 रुपए कम आएंगे वो अपना लॉस मान लेगा, अपने दिल को संभाल लेगा। क्यों? इसको इनपुट मिलेगा कि रेट गिरना था, तो अपने आप को बचाने के लिए पहुंच गया। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, हेज अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अपने रिस्क को कवर करना। तो जितने भी एक्सपोर्टर हैं, जब इनको लगता है कि रेट गिरने की आवाज आ रही है तो बैंक के पास पहुंच के फॉरवर्ड ले लेते हैं फटाफट। और बैंक इनको फॉरवर्ड क्यों देगा? क्योंकि बैंक के पास उल्टी इंफॉर्मेशन होती है। उनको लगता है एक्सपोर्टर डरपोक आदमी है, डरता है ये, तो बैंक रिस्क खेल लेता है। तो बैंक को पता है कि 58 रुपए में अगर ये डॉलर ले दे दो, बैंक को तो आज ही फायदा है। 60 रुपए की चीज आज 58 में बेच दी भाई, बैंक को 60 रुपए डॉलर के मिलने हैं और उसने देने हैं 58। क्यों? एक्सपोर्टर डरता है। तो आपको मैंने पूरी कहानी बड़े क्लास में समझाई थी, पर इसकी अकाउंटिंग मेन थी। तो हम किसके बुक्स में खड़े हैं? हम बैंक के बुक्स में नहीं खड़े, हम एक्स के बुक्स में खड़े हैं। एक्स ने प्रॉमिस कर लिया कि 580 मिलेंगे। तो फिर आपको एक एंट्री पास कराई थी मैंने। क्या एंट्री पास कराई थी? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट रुपीज में 580। क्यों? 58 रुपए का रेट फिक्स हो गया, ये लॉक हो गया, ये लॉक्ड है, ये जिंदगी में आप कभी नहीं बदल सकता। फिर मैंने एंट्री पास कराई थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पेबल 60,000। और फिर मैंने बताया था क्रेडिट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पेबल क्यों लिख रहा हूं, तो मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म समझाया था आपको। क्या आपके डेटर को पता है कि आपने बैंक से फॉरवर्ड लिया है? नहीं। तो आपका डेटर आपके नाम से चेक बना के भेजेगा, उस चेक के ऊपर आपका नाम होगा, होगा कि नहीं होगा? वो चेक आप बैंक में डालोगे तो बैंक उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। वो क्रेडिट करेगा उस दिन के रेट से। नहीं समझे? 3 महीने बाद मान लो 55 रुपए का रेट आ गया, आफ्टर 3 मंथ्स 55 का रेट है। हमारा प्रॉमिस 58 का है, नो डाउट, लेकिन एक्चुअल रेट 3 महीने बाद मार्केट में 55 रुपए का रेट चल रहा है। मेरे को डेटर ने $10,000 का चेक दिया, मैंने उसको बैंक में लगाया, बैंक उसको 55 रुपए पे 5.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। मैं पहुंच गया बैंक के पास, मुझे बचाओ, 580 की बात हुई थी, तुम 5.5 दे रहे हो। तो बैंक कहता है क्यों टेंशन करते हो, डेटर का जो पैसा हमने आपके खाते में डाला है ये हम निकाल लेंगे, ये 5.5 लाख आपके नहीं है, ये हमारे हैं। अच्छा, डेटर से जो पैसा आया वो मैं बैंक को दे रहा हूं कि भाई तुम रख लो, मुझे डेटर के पैसे से मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे 580 चाहिए। तो डेटर से जो मेरे पास कलेक्शन आता है वो मैं बैंक को दे देता हूं। याद है ना, आपको पूरी कहानी सुनाई थी। पहले डेटर से पैसा आएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, फिर बैंक उस पैसे को निकाल लेगा, फिर आपके खाते में दोबारा पैसे डालेगा 580। तो ये जो पेबल है, ये पेबल, ये वाला, ये क्या है? मैं इसमें ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि डेटर का जो पैसा आएगा वो तुम्हारा है, वो पेबल है, ले जाओ। आपका डेटर और आपका पेबल आपस में कनेक्ट कर दिए मैंने कि डेटर से आएगा पेबल में चला जाएगा। याद है ना, डेटर से आएगा पेबल में चला जाएगा, डेटर से आएगा पेबल में। तो जब एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन होती है तो डेटर को पेबल से लिंक कर देते हैं हम। डेटर चेंज होगा, पेबल चेंज हो जाएगा, ले जाओ। डेटर मेरे है ही नहीं, मेरे को तो 580 चाहिए, ये मेरे हैं, तो 580 मैंने लॉक कर दिए। तो मैंने बैंक को ये बोला कि डेटर और पेबल तुम्हारे, डेटर से जो पैसा आएगा वो पेबल में चला जाएगा और 580 मेरे को रिसीव हो जाएगा। मैंने पूरी अकाउंटिंग चेक कराई थी। पहले मैं इसको बोलता हूं डिस्काउंट, 20,000 रुपए का मेरा डिस्काउंट है, इसको मैं फॉरवर्ड डिस्काउंट कहता हूं, क्योंकि 6 लाख रुपए के डेटर मैंने 580 में बेच दिए, 20,000 का फटका हो गया, मैं सह लिया।
और एक्सपोर्टर ये क्यों चाहता है, क्योंकि एक्सपोर्टर को लगता है कि यार गिरावट ज्यादा आएगी, तभी वो इस तरह की ट्रांजेक्शन करता है। अच्छा, फिर आगे क्या होगा, अब आगे मैंने आपको बताया था, अब आएगा कलेक्शन का टाइम। तो मैं एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 5.5 लाख, टू डेटर 6 लाख, 55 रुपए का रेट है। मैंने बोला जी एक्सचेंज लॉस हो गया 50,000 रुपए का, पर लॉस तो होगा ही नहीं, क्योंकि डेटर तो मैंने पेबल में बेच दिए, तो डेटर और पेबल तो कनेक्टेड है, मेरे को लॉस क्यों होगा, मेरा लॉस तो 20,000 है, क्योंकि 580 मिलेंगे मेरे को। तो फिर मैंने आपको बताया था कि एक एंट्री और पास करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पेबल अकाउंट डेबिट। डेटर मेरे 6 लाख के थे, तो मेरा पेबल भी 6 लाख का था, डेटर से पैसा आ गया, पेबल में उड़ा दो, कैंसिल कर दो दोनों को। तो पेबल मेरा 6 लाख था, डेटर का पैसा तुम ले जाओ भैया, टू बैंक 5.5, टू गेन 50। और मैंने बार बार एक ही चीज बोली थी कि अगर आपको डेटर में लॉस हो रहा है तो पेबल में गेन हो रहा है, सब ये दोनों आपस में कटा के जीरो हो जाएंगे। कैसे जीरो हो जाएंगे, बैंक आया, बैंक चला गया, खत्म। आपको लॉस हो गया, फिर आपको गेन हो गया, जीरो, नल एंड वॉइड। और जो आपके डेटर है वही आपके पेबल है, डेटर का पैसा बैंक को दे दिया हमने। तो पहले आपके अकाउंट में 5.5 क्रेडिट हुए, बैंक ने 5.5 निकाल लिए। यानी मैं बैंक को प्रॉमिस करता हूं कि डेटर का पैसा मैं आपको दे दूंगा, ज्यादा आएगा तो ज्यादा रख लेना, कम आएगा तो कम रख लेना, नफा भी आपका नुकसान भी आपका, मेरे को नहीं, मेरे को तो 580 दे दो मेरे। ये आपको मैंने एंट्रीज चेक कराई थी। पहले हम कलेक्शन करेंगे, फिर पेबल को कैंसिल करेंगे, और फिर हमारे पास हमारा जो पैसा है 580 वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल के नाम से। 580 3 बार कैश की एंट्री घूमती है। और यही केस जब मैंने आपको क्रेडिटर में कराया था, मान लो जी इंपोर्ट का केस है, 5,000 यूएसडी है, इंपोर्ट का केस है 5,000 यूएसडी है, रेट है 60 रुपए का, और ये पैसा मुझे 3 महीने बाद चुकाना है। इंपोर्ट का केस है तो पेमेंट करनी है, 3 महीने बाद चुकाना है। मेरे को किसी ने आगे बताया रेट बढ़ने वाला है, एक्सपोर्टर को रेट गिरने का खतरा, इंपोर्टर को रेट बढ़ने का खतरा। मेरे को कहीं से सुनाई दिया रेट बढ़ने वाला है, मैं टेंशन में, रेट बढ़ गया तो यार पेमेंट बढ़ जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा। मैं पहुंच गया बैंक के पास, मैंने बैंक को बोला कि जी मुझे 3 महीने बाद $5,000 चाहिए। बैंक कहता आ जाना, बैंक को पता है डरता है हमारे पास, डरपोक आदमी है ये, तो रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। बैंक ने उस चीज का फायदा उठाया, बैंक कहता है कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, कितने डॉलर, कहता जी 5,000। हमने बोला 61 रुपए। मैंने बोला ठीक है जी, 60 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट 61 में मिल रहा है, तो 1 रुपया लॉस हो रहा है मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन फिक्स तो हो गया ना, 61 से ज्यादा तो नहीं देने। तो इंपोर्टर जब फॉरवर्ड लेता है उसको रेट बढ़ने की आशंका होती है, बैंक को पता होता है ऐसा कुछ है नहीं, डरपोक आदमी है, तो वो फॉरवर्ड पे खेल जाता है, बैंक को फायदा होता है इसमें, ये अपना रिस्क कवर करने में लगा हुआ है। इसने पहली एंट्री क्या पास की होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स, 5,000 × 60 3 लाख रुपए। पहली एंट्री तो 60 रुपए पे पास होगी। दूसरी एंट्री मैंने कितने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, 61, 5,000 × 61 3,05,000। बैंक ने मुझे बोल दिया कि 3,05,000 रुपए आपकी फिक्स्ड पेमेंट है, मार्केट में डॉलर का जो भी रेट हो हम आपसे 3,05,000 ही लेंगे। मेरे को $5,000 देने हैं बाहर, एक 61 का रेट फिक्स हो गया, तो 3,05,000 से ज्यादा मेरे को पेमेंट नहीं करनी, मेरी पेमेंट फिक्स हो गई। जो आपका एक्सपोर्टर था वो कलेक्शन फिक्स करता है, ये पेमेंट फिक्स करता है, याद है पूरी बात। तो मैंने फिर यहां पे एक एंट्री पास की थी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पेबल, ये फिक्स कर दिया मैंने रुपीज में, 3,05,000, ये लॉक हो गया आपका। उसमें रिसीवेबल लॉक हुआ था, इसमें पेबल लॉक हो गया, तो फिर ये रिसीवेबल क्या है, 3 लाख। ये क्या है, मैंने इसका भी मैकेनिज्म समझाया था। जब पेमेंट का टाइम आएगा, आप क्रेडिटर के नाम से चेक बनाओगे तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे सेटलमेंट रेट पे, फिर आप बैंक के पास जाओगे, ये सेटलमेंट रेट पे कैसे कटेंगे जी, बैंक बोलेगा टेंशन मत लो, जितने पैसे आपके अकाउंट से कटे हैं हम आपके अकाउंट में वापस डालेंगे, और आपके अकाउंट से निकालेंगे कौन से, जो हमारा प्रॉमिस है 3,05,000।
तो क्रेडिटर को जो हम पेमेंट करेंगे वो हमें वापस मिल जाएगी और हमारे अकाउंट से 3,05,000 कट जाएंगे। तो इसका मतलब आपके क्रेडिटर और आपका रिसीवेबल आपस में लिंक कर दिया हमने। जितने पैसे क्रेडिटर देगा वो वापस मिल जाएंगे आपको। डेटर को पेबल से लिंक किया था कि जितने पैसे डेटर से आएंगे वो हम आपको दे देंगे। क्रेडिटर को रिसीवेबल के साथ लिंक किया था। कॉपी खोलो और एग्जांपल चेक करो। और इसको हमने नाम दिया था फॉरवर्ड प्रीमियम का। फॉरवर्ड प्रीमियम डेटर में डिस्काउंट वर्ड यूज होता है और क्रेडिटर में प्रीमियम वर्ड यूज होता है। क्यों? 3 लाख के 3,05,000 एक्सेप्ट किए हैं आपने, 5,000 फालतू एक्सेप्ट किए हैं तो प्रीमियम है। वहां पे कट के 6 लाख के 580 एक्सेप्ट किए थे तो 20,000 का डिस्काउंट एक्सेप्ट हो गया था। वहां पे है दोनों ही लॉस, जाने P&L में ही आपके। फिर अब क्या होगा? अब 3 महीने बाद जब मार्केट की कंडीशन बदली, हमें पता लगा तो रेट हो गया 63 का। जब रेट 63 का हो गया तो 5,000 इंटू 63 3,15,000। और ये जो इंपोर्टर है बैंक को कह रहा है हाँ हाँ हमें तो फायदा हो गया जी, 63 रुपए का रेट तो आपका है, मेरा तो 61 रेट है, मेरा तो 61 रुपए फिक्स है, मेरे को 63 रुपए से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो 61 रेट है। बैंक कहता है बिल्कुल ठीक है, 61 का प्रॉमिस है हमारा। अब एंट्रीज कैसे पास होंगी? एंट्रीज कैसे पास होंगी? हम पहली एंट्री पास करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए, फिर हम लिखेंगे टू बैंक 3,15,000 रुपए, एक्सचेंज लॉस 15,000 रुपए, 60, 63 और 3। जैसे ही बैंक से 3,15 कटे पहुंच गए बैंक में हंगामा करने। बाबूजी 3,05,000 की बात हुई थी, आपने हमारे खाते में 3,15 कैसे काट लिए? आपने 63 रुपए कैसे काट लिए? मैंने जो बाहर पेमेंट भेजी है वो तो 3,5 कटना चाहिए। बैंक कहता है क्यों टेंशन लेते हो, ये हमारा एक प्रोसीजर है, जितने पैसे आपके खाते से कटे हैं आपको वापस दे देते हैं। ये लो बैंक अकाउंट डेबिट 3,15,000, जितने कटे वापस आ गए। और आपको बताया तो था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल, अच्छा, जितने पैसे कटे 15,000, बैंक से बैंक कट गया, लॉस से गेन कट गया। एक तरफ अगर आपकी पेमेंट बढ़ी है तो आपका पैसा वापस आ गया, कलेक्शन भी बढ़ गया। नल एंड वॉइड करना होता है बस आपने। तो आपका जो क्रेडिटर है वो आपके रिसीवेबल के साथ फिक्स है, कहानी खत्म हो गई। पहले आपने पेमेंट की फिर वापस आ गए पैसे। और फिर मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो 3,05,000 जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, पहले क्रेडिटर को पेमेंट करो फिर बैंक से वापस लो, फिर आपके अकाउंट से वो कटेंगे जो आपका प्रॉमिस है 3,05,000, ये नेट इफेक्ट आएगा आपका। और जो फॉरवर्ड प्रीमियम है उसकी लास्ट में एक एंट्री डाल देते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। कितना नुकसान हुआ था आपको? 5,000 रुपए का। पूरा प्रोसेस बताया तो था बेटे आपको। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? सेटलमेंट इन सेम ईयर, सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर। अगर फॉरवर्ड का क्वेश्चन हो और सेटलमेंट नेक्स्ट ईयर की हो तो आपको याद होना चाहिए क्या पढ़ा था हमने? बैलेंस शीट डेट को डेटर्स और क्रेडिटर्स की वैल्यूएशन करनी है। अगर नेक्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट हो सारा कुछ सेम था, बस बैलेंस शीट डेट को एक वैल्यूएशन बीच में आ जाती है, क्योंकि डेटर क्रेडिटर आपके मॉनेटरी आइटम है। फॉरवर्ड लिया तो वो बैंक के साथ लिया आपने, डेटर क्रेडिटर तो अपनी वैल्यूएशन करवाएंगे क्योंकि मॉनेटरी आइटम है। तो आपको अच्छी तरह से पता है डेटर किसके साथ कनेक्टेड था? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पेबल के साथ। और क्रेडिटर किसके साथ कनेक्टेड है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल के साथ। तो बस एक बात आपने याद रखनी है, अगर बैलेंस शीट डेट को आपके डेटर बढ़ेंगे तो आपका पेबल भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना पैसा आएगा वो चला जाएगा। डेटर बढ़ गए तो पेबल बढ़ गया, क्योंकि आपका तो है नहीं। डेटर कम हो गए तो पेबल कम हो गया। तो वैल्यूएशन दो चलेंगी। अगर आप एंट्री पास करोगे डेटर टू गेन तो एंट्री पास करेंगे लॉस टू पेबल। डेटर बढ़ेगा तो पेबल भी बढ़ेगा, पैरेलल चलते हैं बस ये दोनों, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। इसी तरह से अगर आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे तो आपके रिसीवेबल बढ़ेंगे, क्रेडिटर कम होंगे तो रिसीवेबल कम हो जाएंगे। क्रेडिटर का पैसा वापस मिलना आपको,
यानी कि जितना एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इसके ऊपर आएगा, ये इसका एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इसको कैंसिल कर देगा। जब आपने फॉरवर्ड ही ले लिया तो कैसा फ्लक्चुएशन? बस ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, अकाउंटिंग का तरीका है। तो बैलेंस शीट डेट को डेटर और पेबल दोनों वैल्यू करने हैं। ये देखो ना, आपको चेक कराता हूं, ठहरो। ये सब आपको एग्जाम्पल 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 एंट्री सब कराई हुई है आपको। ये नेक्स्ट ईयर आ गया बेटे, ये नेक्स्ट ईयर कौन सा लेक्चर आ गया? लेक्चर नंबर 8 चल रहा है आपका। ये नेक्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया। मैं मार्च की एंट्रीज चेक कराता हूँ। ये देखो ना, ये देखो, ये 31 मार्च की एंट्रीज हैं, ये 31 मार्च की एंट्रीज हैं। ये देखो, डेटर्स टू गेन कर दिया आपने। अगर डेटर्स टू गेन किया है तो डेटर बढ़ेंगे तो पेबल बढ़ेगा। पेबल आपके लिए लायबिलिटी है, तो जितना डेटर गेन दिखाएगा उतना पेबल आपको लॉस दिखा देगा। ये देखो ना, लॉस टू पेबल आपस में कनेक्टेड है, डेटर और पेबल कनेक्टेड है, क्रेडिटर और रिसीवेबल कनेक्टेड है। अब एग्जांपल खोलो, आप रिवाइज कर लो। मैंने तो आपको सारी बातें बेटे विद एग्जांपल क्लास में कराई हुई है। अच्छा, इसको नॉन स्पेकुलेटिव क्यों बोलते हैं मेरे बच्चे? इसको हम नॉन स्पेकुलेटिव क्यों बोलते हैं? ये सब एग्जांपल चल रहे हैं, सब एग्जांपल चल रहे हैं। ये देखो, 31 मार्च का एग्जांपल चेक कराता हूं। ये देखो ना, ये देखो, ये इंपोर्ट का क्वेश्चन था। 31 मार्च की वैल्यूएशन है। अगर आपको क्रेडिटर्स में लॉस हुआ है तो क्रेडिटर में लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पैसे वापस मिलेंगे। अगर क्रेडिटर बढ़ने से आपको लॉस हुआ है तो ये पैसे वापस मिलेंगे, तो रिसीवेबल बढ़ेगा, रिसीवेबल बढ़ेगा तो आपको गेन हो जाएगा। तो आपका रिसीवेबल बढ़ गया और गेन हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। दोनों बराबर चलते हैं और आपको पैसा वो मिलना है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बैंक के साथ। अच्छा, इसको नॉन स्पेकुलेटिव क्यों बोलते हैं? ये रहा, इसको नॉन स्पेकुलेटिव क्यों बोलते हैं? नॉन स्पेकुलेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन है, आप वाकई में सेल परचेज करते हो, आप सट्टेबाजी नहीं कर रहे। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है सट्टेबाजी करना। आपने एक्सचेंज रेट पे सट्टा खेल लिया, ना कोई सेल हो रही है ना कोई परचेज हो रही है, बस रेट का डिफरेंस लेना है आपने। आज रेट है 60, मैंने बोल दिया 62 कर लो, ये तो सट्टेबाजी हुई ना। नॉन स्पेकुलेटिव में एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर माल बेचता है, खरीदता है, वाकई में उसको बिजनेस में लॉस या प्रॉफिट हो सकता है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से, वो बचना चाहता है उससे। एक्सपोर्टर को रेट गिरने का खतरा था तो बैंक के पास पहुंच गया, इंपोर्टर को रेट बढ़ने का खतरा था तो बैंक के पास पहुंच गया। ये नॉन स्पेकुलेटिव है, वो बचना चाहते हैं, रिस्क कवर करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर। तो जो नॉन स्पेकुलेटिव है, हेज अकाउंटिंग है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये रियल कॉन्सेप्ट है ट्रेडर्स का। लेकिन जब कोई सेल परचेज नहीं है, सट्टेबाज आदमी है, ऑफिस में बैठा है ऐसे और बस शर्तें लगा रहा है, वो स्पेकुलेटिव हो जाता है। और आप बोलोगे सर शर्त लगाना तो इलीगल है इंडिया में। नहीं, स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं, और ये स्टॉक मार्केट अलाउ करता है। पढ़े लिखे लोगों का सट्टा होता है सर। शर्त, मैच के ऊपर शर्त लगाना वो इलीगल है, जुआ खेलना इलीगल है, स्टॉक मार्केट लीगल है आपकी। तो जो स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें ना तो कोई सेल परचेज होती है, ना कोई वैल्यूएशन होती, कुछ नहीं, बस नफा नुकसान होता है। तो जो स्पेकुलेटिव है, जो डेरिवेटिव्स है, वैसे तो सीए फाइनल के सिलेबस में आप इसे इंडियस में पढ़ोगे, लेकिन स्टडी मैट में एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है स्पेकुलेटिव के ऊपर। बच्चों ने मेरे को भेज दिया कि सर ये क्या है, तो कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता स्पेकुलेटिव के केस में। मान लो आज का रेट है 60 रुपए, हमने फॉरवर्ड ले लिया 61 का, और जो एक्चुअल रेट निकला वो निकला 62। आप बोलोगे सर ये तो बताया नहीं कि इंपोर्ट है कि एक्सपोर्ट है, तो आपकी कॉमन सेंस काम करनी चाहिए। एक्सपोर्टर को रेट गिरने का खतरा होता है। अगर आपका फॉरवर्ड आज के रेट से महंगा ले रहे हो तो आप इंपोर्टर हो, आपको बढ़ने का खतरा होगा, तभी तो बड़े हुए रेट पे ले रहे हो। तो अगर आपका फॉरवर्ड रेट आज के रेट से कम है तो समझ जाया करो कि एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है। बड़े हुए रेट पे तो एक बताई तो थी सारी बातें आपको।
अब बेटे 8 लेक्चर को 9 लेक्चर को समेट के दे रहा हूँ। अब ये चीजें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या क्या पढ़ के आए हो। तो मान लो मैंने 61 रुपए में फॉरवर्ड ले लिया, मार्केट में रेट हो गया 62 का, तो मेरे पास कोई चीज 61 की पड़ी है, मार्केट में 62 की होगी, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मैं सामने वालों को कहता हूँ 1 रुपए दीजिए जरा, मैंने 61 की खरीद रखी है, 62 की हो गई। ना कोई गुड्स खरीदे, ना कोई गुड्स बेचे, ना कोई डेटर है, ना कोई क्रेडिटर है, बस सट्टा खेल रहे हैं करेंसी पे। 61 की चीज 62 हो गई तो 1 रुपए का गेन है, 61 की चीज 60 की हो गई, लॉस है। ये स्पेकुलेटिव है बेटे, इसमें कोई एंट्री वेंट्री कुछ नहीं पास होती, इसमें बस सीधी एंट्री P&L में जाती है। फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, स्पेकुलेटिव में कुछ होता ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की कोई एंट्री नहीं है, बैलेंस शीट पे कोई एंट्री नहीं है, सीधा सेटलमेंट डेट पे जाओ, पैसे मिल गए तो बैंक टू P&L, चले गए तो P&L टू बैंक। तो सट्टेबाजी का क्या है बेटे, नफा नुकसान देखना होता है आपने। एक ऐसा एग्जांपल स्टडी मैट में दिया, फालतू में आपके सिलेबस में ना है, वो फाइनल में सीखने को मिलेगा आपको, ये मैं फाइनल में पढ़ाता हूँ। आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉन स्पेकुलेटिव पढ़नी चाहिए बस। देखो मैंने लिखवा भी रखा है इसमें। अच्छा, ये नॉन स्पेकुलेटिव की कहानी आपको लिखवा रखी है, ये आप पढ़ लेना। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की समरी बना के दे रखी है, आप पढ़ लेना। क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप कर लेना, बहुत पढ़ा है बेटे। 5वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ है। अच्छा जी, फिर 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 यूनिट नंबर 4 आ गया। ये कौन सा यूनिट है, ये आ गया जी ब्रांच, फॉरेन ऑपरेशन। इसके लिए मैंने क्या रेफर किया हुआ है, ब्रांच। क्या मैंने ब्रांच का रिवीजन दे दिया आपको? हाँ, मैंने ब्रांच अकाउंट्स रिवाइज करा रखा है, उसमें फॉरेन ब्रांच रिवाइज कराया था। फॉरेन ब्रांच ही आपका फॉरेन ऑपरेशन है, ये वहां कवर्ड है। तो बाकी तो मैंने उसमें कुछ था ही नहीं। 4 यूनिट थे, एक ब्रांच में पड़ा है, 3 मैंने आपको यहाँ रिवाइज करा दिया फटाफट से। और उसके बाद क्या आ गया, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जिंदल साहब का नाम आ गया, थैंक यू वेरी मच। बेटे एग्जाम्पल आपने पढ़ने हैं, क्वेश्चन आपने करने हैं, प्रैक्टिस आपने करनी है। मैंने पहले पढ़ाया, फिर आपको गो थ्रू कराया, अल्टीमेट तो सब कुछ आपने करना बेटे, रिजल्ट आपके हाथ में है, प्लीज़ कर लेना बेटे। मैं तो सिर्फ आपको गो थ्रू करके दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हैं।